हाँ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग प्रियदर्शी, दीपक, चंदन, राजपूत, छवि, गुड मॉर्निंग हरीश बघेल, आदित्य गुड मॉर्निंग, आर्यन, अनन्या, तुलसी, भूमिका, फरहान, करण, देवशीष, हर्षित गुड मॉर्निंग बेटा, प्रदीप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओजस गुड मॉर्निंग, साजिद शेख गुड मॉर्निंग, पल्लवी, चिराग गुड मॉर्निंग, नीशू गुड मॉर्निंग, आंचल, फरहान, यश गुड मॉर्निंग। यार थोड़ा सा आप कुछ वही जैसे इस स्टूडियो में भूतिया अटैक होता है, कल भी हुआ था, है ना, तो आज भी हुआ है। तो हाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, है ना, ये मत लिखना अच्छे हैं, है ना, अच्छे नहीं। जो बच्चा पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शालिनी गुड मॉर्निंग, रजनीत, रंजीत गुड मॉर्निंग, प्रतीक गुड मॉर्निंग, कृष, बादल, नेहा गुड मॉर्निंग, अजय, जैकी, जकवान, बेग गुड मॉर्निंग, संभव, रवि, तुलसी गुड मॉर्निंग, अभिषेक, अजय, निशांत गुड मॉर्निंग, राजवीर, स्वयं गुड मॉर्निंग, अरविंद, पीयूष, भूमि गौड़ गुड मॉर्निंग, यश गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, हम लोग कहाँ पर थे? शुभांगी गुड मॉर्निंग बेटा, सुधांशु गुड मॉर्निंग, निशांत। हाँ हाल तो खराब ही है, पता है मुझे यार, ये सब छोड़ो ना, सभी के यही हालत है। समझ रहे हो, तुम्हारी भी यही हालत है, मास्टरों की भी यही हालत है। मास्टर बेचारा पढ़ा पढ़ा के परेशान है क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, और बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के परेशान है क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। बात समझ रहे हो? तो ये सारी पब्लिक इस टाइम जो है ना, ये इस टाइप की जो कैटेगरी है, इस टाइप की, समझ रहे हो किस टाइप की कैटेगरी? एक वो जो टीचर कैटेगरी है, हर जगह पर, मतलब ये सिर्फ ये आईआईटी की तैयारी और ये मेडिकल की तैयारी नहीं, हर जगह पर सर अब एग्जाम होने वाले होते हैं इस टाइम पर। स्कूल के मास्टरों की भी बैंड बजी होती है, हमारी भी बैंड बजी होती है, उस मास्टर की भी बैंड बजी होती है, बच्चों की भी बैंड बजी होती है, बच्चों के भी एग्जाम चल रहे होते हैं, सबकी हालात जो है खतरनाक चल रहे होते हैं। तो चलिए ठीक है, हाँ मैं आज भी चमक रहा हूँ। ये असल में डेली क्लास से पहले यहाँ पर बाहर जो है एक फेशियल वाले को बैठाया गया है, तो वो सुबह सुबह जैसे ही मास्टर अंदर घुसते हैं, तो वो स्टूडियो के बाहर जो है हमने अरेंजमेंट कर रखा है। उस अब मास्टर को पहले पोतता है सही से, समझ रहे हो, उसके बाद अंदर भेजता है, तो ये मेकअप वेकअप करके ही टीचर अंदर आते हैं। हाँ शुभम नमस्ते बेटा, सुहानी गुड मॉर्निंग बेटा। तो कहाँ पर थे हम लोग? और लास्ट क्लास में हम लोग, लग रहा है हम लोग हाइड्रोकार्बन पे थे, क्या कर रहे थे? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कर रहे थे, आइसोमेरिज्म में, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सीधा सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल सा नहीं लगता, और बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और सब लोग कर सकते हैं। हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री में कुछ लोगों की प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात भी कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए एक आध ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी जल्दी जो पढ़ा था, 1 सेकंड के लिए रिवाइज करते हैं, मुझे जल्दी से बता दो, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, और फटाफट मुझे बता दो कि इसमें से नंबर ऑफ कार्ल सेंटर्स आपको कहां कहां दिखाई देते हैं। तो जल्दी से मुझे कार्ल सेंटर्स बता दो, कहां कहां कार्ल सेंटर्स दिखाई देते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ फिजिक्स वाले सर अभी तक बाहर खड़े हैं भाई, फिजिक्स वाले सर अभी तक बाहर खड़े हैं क्योंकि बात पूरी नहीं हुई है, तो आज उस बात पे फटाफट आते हैं। कार्बन सेंटर्स देखने सर ज्यादा टाइम मत लगाइए, सर ये वाला कार्बन कार्बन नहीं हो सकता, ये सारे sp2 है सर, इनको तो चेक ही नहीं करेंगे। ये वाला कार्बन कार्बन लगता है सर, ये वाला कार्बन बिल्कुल कार्बन लगता है, ये कार्बन हो सकता है क्योंकि इससे लगे चारों आदमी मुझे अलग लगते हैं, इसी तरह से इससे लगे भी चारों आदमी मुझे अलग लगते हैं, और इससे लगे भी चारों आदमी अलग लगते हैं। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ रहे हो, बिल्कुल सबको आसान लग रहा होगा, ये बड़ा आसान है। ठीक, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में अगर देखें तो सर ये वाले तो सारे sp2 हैं, इनको चेक नहीं करेंगे, और इन पर जो दो दो हाइड्रोजन लगे तो इनको भी चेक नहीं करेंगे। तो एक तो मुझे ये ठीक लग रहा है, इसी तरह से मुझे ये भी ठीक लग रहा है सर, है ना, ये भी हो सकता है। ये वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि दोनों मिथाइल है, तो अगर दोनों ही मिथाइल लगे हैं तो ऐसे में सर फिर बीच वाला कार्बन कार्बन नहीं हो सकता। तो दैट मींस इसके अंदर गिनेंगे तो 3 कार्बन कार्बन आ रहा है, इसके अंदर गिनेंगे तो 2 कार्बन कार्बन आ रहा है। अगर मैं इसको देखता हूं, अच्छा एक चीज और का ध्यान रखना, है ना, इसको एक सेकेंड इसको चेक करते हैं, इसको देखता हूं तो ये वाला कार्बन कार्बन लगता है, बिकॉज एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ C2H5 लगा है, दिस इज CH2CH3, और ये बकवास तो है ही, और एक हाइड्रोजन भी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला कार्बन मेरा कार्बन। ठीक है, अच्छा इस कार्बन पे आते हैं। अब मुझे ये भी ठीक लगता है सर, ये वाला कार्बन भी कार्बन है, इसी तरह से ये वाला कार्बन भी कार्बन लगता है। बाकी मुझे ये वाला कार्बन भी कार्बन लगता है, नहीं इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत करना, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, बात समझ लो कि नहीं, ये दोनों मिथाइल है, तो इसलिए ये वाला कार्बन कार्बन नहीं होगा। अब देखो समझो इस बात को कि
उसने कायरल कार्बन पूछे हैं या कायरल सेंटर्स पूछे हैं? तो उसने कहा सर हमसे तो उसने कायरल सेंटर पूछे हैं। तो अगर उसने कायरल सेंटर्स पूछे हैं तो भाई साहब ये सल्फर भी कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि सर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। सर सल्फर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस पर भी 4 लोग लगे हैं। कौन से 4 लोग लगे हैं? सर देखिए, एक तो ये बकवास लगी, एक ये वाली बकवास लगी, एक ये बकवास लगा है नीचे, और एक और बकवास है सर, जरा समझिएगा बात को, जो कि सल्फर का लोन पेयर। सर कुल मिला के इसके पास 4 बकवास लोग लगे हैं और चारों ही अलग है सर, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 4 में से 3 बॉन्ड पेयर्स बिल्कुल डिफरेंट है और एक लोन पेयर बिल्कुल डिफरेंट है। सो सल्फर विल बी अ कायरल सेंटर, इट वोंट बी कायरल कार्बन बट इट इज कायरल सेंटर। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर वो कायरल सेंटर पूछता है देन आंसर इज 1 2 3 4, और अगर वो कहता है कायरल कार्बन 1 2 3, तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि 3 तो मेरे कायरल कार्बन है, 3 तो मेरे कायरल कार्बन है, और अगर टोटल कायरल सेंटर्स की बात करते हैं तो 4 मेरे कायरल सेंटर्स हैं। बस सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेरे पास टोटल कायरल सेंटर्स जो हैं वो 4 आ रहे हैं, बिकॉज सल्फर इज ऑल्सो कायरल हियर। भाई कायरल मतलब क्या है? कायरल मतलब एसिमेट्रिक सिस्टम, तो सल्फर इज एसिमेट्रिक। सर बात खत्म हो गई, इसमें क्या सोचना है? सल्फर भी एसिमेट्रिक है क्योंकि इससे चारों लोग अलग लगे। वो अलग बात है कि कायरल कार्बन नहीं है, तो अगर आप कार्बन जानना चाहते हैं तो कार्बन ले लीजिए, टोटल कायरल सेंटर जानना चाहते हैं तो कायरल सेंटर्स ले लीजिए। यानी कुल मिला के जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गई भी? कयूम कह रहे हैं सर लीनियर मोशन पे थे, थोड़ा सा और लीनियर मोशन करके निकल लो बेटा, है ना? लीनियर 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 क्लास के बाहर ऐसे समझो, लीनियर मोशन पे थे। भूमि कर लिया वैसे ही बोल रहा था नैना, अरे पढ़ाई करो बे। ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है या आवाज थोड़ी बढ़वानी है? जल्दी बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज थोड़ी तेज कर दीजिएगा, तो आवाज थोड़ी तेज करनी है या ठीक? आवाज ठीक आ रही है या आवाज तेज करनी है भाई? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर आप एक आध केस और बना लेते हैं फटाफट, इसको भी ले लेते हैं। अब जल्दी से बताओ यार, ये होमवर्क में एक आध सवाल दिए गए थे, इसको निपटाते हैं, खत्म करते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स में द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपाउंड विच पॉजेस असिमेट्रिक एटम, वो कौन कौन से लोग हैं जिसमें एसिमेट्रिक एटम है? अब ये देखो, एसिमेट्रिक एटम की बात कर रहा है, तो एसिमेट्रिक एटम ढूंढ सकते हैं आप। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है सब लोग एग्री करेंगे कि इस वाले में ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक, बिल्कुल सही है सर, ये कायरल कार्बन है जिसको आप एसिमेट्रिक एटम बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इधर आते हैं सर, इधर मुझे कोई भी आदमी ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये तो sp2 है, ये वाला आदमी ठीक नहीं है सर, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन लगे और नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये वाला आदमी जो है कायरल एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रखता, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रखता। इस वाले को देखते हैं, इस वाले में अगर देखें तो मुझे लगता है कि इसमें ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक है, क्योंकि इधर तो CH3 लगा है, इधर एक NH2 लगा है और एक हाइड्रोजन, और ये बकवास सर, चारों लोग अलग हैं सर, इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको भी टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। इधर आते हैं सर, सारे ही sp2 हैं, और अगर सारे ही sp2 हैं तो सवाल ही नहीं उठता, इसके पास तो किसी भी तरह का एसिमेट्रिक एटम हो ही नहीं सकता। इसको चेक करते हैं तो मुझे लगता है सब लोग एग्री करेंगे सर, मुझे एक ये आदमी एसिमेट्रिक लगता है और एक ये आदमी एसिमेट्रिक लगता है, और सिमिलरली मुझे ये वाला आदमी भी एसिमेट्रिक लगता है। यानी इसके अंदर 3 एसिमेट्रिक एटम्स नजर आते हैं, तो कुल मिला के 3। शाबाश ध्रुव, निशु, लांबा, शाबाश रवि, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने इसका आंसर निकाला है। संगीता बहुत बढ़िया, इसका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर 3 ऐसे आदमी होंगे जिनमें एसिमेट्रिक एटम्स नजर आते हैं। देखो, जो लोग पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ेंगे वो तो ऐसे करते रहेंगे, बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं इसके अंदर 5। भाई साहब, टोटल एटम नहीं पूछे गए थे, पूछे गए थे कि एसिमेट्रिक कौन सा है। अबे टोटल मॉलिक्यूल तो यहां नहीं रखे, 5 हैं। वो पूछ रहा है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एसिमेट्रिक एटम एग्जिस्ट करता है। तो एसिमेट्रिक एटम यहां भी एग्जिस्ट करता है, यहां नहीं करता, यहां भी, यहां करता है और यहां करता है, यहां नहीं करता। टोटल कितने नहीं पूछे गए थे, 5 ही तो लोग हैं अब्दुल्ला, और तुमने 5 ही डाल दी बस। उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो जिनमें एसिमेट्रिक एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी निपटा देते हैं, जब इतना किया है तो इसको भी खत्म करते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर बात हो चुकी है सर, अगर किसी एटम से 2 एक जैसे लोग लग जाएंगे
तो प्लेनो सिमेट्री मिलेगी मिलेगी, इसमें क्या सोचना है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर मुझे ऐसा लगता है जो पहला वाला आदमी है उसमें इस कार्बन से चारों लोग अलग हैं, सो ये कायरल, और कायरल का मतलब इसको दो भागों में नहीं बांट सकते, तो इसके अंदर तो प्लेनो सिमेट्री नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं तो सर यहां पर भी प्लेनो सिमेट्री नहीं आ सकती, क्योंकि ये वाला कार्बन भी मेरा कायरल है सर, इसको भी दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं सर तो ये वाला कार्बन दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्योंकि CH3 और CH3 ये सेम। अगर किसी एटम कार्बन से दो लोग सेम हो गए तो आप उसको किसी एक प्लेन में काट सकते हैं। याद है कल मेरी बात हुई थी सर, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें दो CH3 ऐसे हैं और दो एटम्स ऐसे हैं, दो परपेंडिकुलर होते हैं, तो सर ऐसे में जब आप इसको ऐसे काटेंगे जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन और ये C2H5 तो आधे आधे कट जाएंगे, और ये दोनों CH3 सेम है, इसका मतलब है ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता, ये सिमेट्रिक कार्बन है। ये पक्का यही आदमी होगा जिसके लिए पूछा जा रहा है, जिसके अंदर प्लेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये वही आदमी लगता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको भी देखोगे तो इससे भी लगे चारों लोग अलग हैं सर, दिस कार्बन इज कायरल एंड इफ इट इज कायरल तो दैट मींस इसको सिमेट्रिकली दो टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। शाबाश विनय, संकल्प, बहुत बढ़िया। रौनक, राजा, शाबाश श्रेया। क्लियर है ये? सबको समझ में आ गया? एकदम आसान था ये। चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अब तुम्हें ये भी यहां पर भी इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। जल्दी से बता दो इनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं, बल्कि ये निकालते हैं कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, और है तो कितनी है। जरा इस तरह से एक आध सवाल करके देखते हैं। तो जल्दी से बताइए POS है, अगर है तो कितनी है, ये भी चेक कर लेते हैं। आपको डिसाइड करना है POS, यहां पर छोटा सा सवाल डाल देते हैं, POS के बारे में बात करनी, POS के बारे में। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से बताइए। पहले वाले आदमी को जल्दी से चेक करके बताओ। हाँ, कायरल कार्बन इज एसिमेट्रिक। कायरल कार्बन एक ऐसा है जो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी कार्बन को कायरल कह रहे हैं, किसी एटम को कायरल कह रहे हैं, तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, यानी आप उसको दो बराबर हिस्सों में कभी नहीं बांट सकते। किसी भी प्लेन में आप उसको दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, इसी वजह से वो कायरल है। समझ रहे हो ना बात को? तो चलिए यहां पर चेक करके देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करिए, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या दिखाई देती है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या ये वाला प्लेन हो सकता है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री का? इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है क्या? नहीं सर, ये नहीं हो सकती, क्योंकि इधर Cl बाहर की तरफ है और इधर Cl अंदर की तरफ है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। यानी अगर कोई कह रहा है कि सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो ये बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, बिकॉज Cl ये वाला बाहर की तरफ है, तुम देख रहे हो, और ये वाला Cl अंदर की तरफ है, तो ये तो एक जैसे नहीं है, तो ये सर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। चलिए इसको हटा देते हैं। और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? सर ऐसा हो सकता है क्या? एक बार चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है कि देखिए दोनों Cl ऊपर ऊपर बराबर बराबर बाहर है, लेकिन सर यहां भी वही दिक्कत है, एक अंदर एक बाहर है। सर ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, खेल खत्म। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर एक और दिखती है सर, उसको और देख लीजिए। मान लीजिए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ये भी नहीं हो सकती, क्यों? सर ये दोनों Cl तो आधे आधे कट जाएंगे, ये दोनों Cl भी आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन सर ये Cl बाहर की तरफ है, वो Cl अंदर की तरफ है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। हटाई इसको, फिर तो एक ही प्लेन बचता है सर। मुझे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती। क्या तुम लोगों को भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है? हाँ सर, मुझे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सर ये दोनों Cl आधे आधे कट जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये वाला Cl भी आधा आधा कट जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ सर ये Cl भी बाहर है और ये Cl भी बाहर है। सर बिल्कुल एक जैसा सिस्टम दिखाई देता है। इट हैज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर इसमें कोई शक नहीं है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जिस तरह से गणित फिजिक्स के मास्टर ने हमें बताया था कि जिस आदमी में कैसे भी करके प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, आप दिमाग मत लगाइएगा, वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा ही करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें तो बिना शर्माए लिखा जा सकता है, दिस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसके अंदर वो स्टिकर बनने वाली सिमेट्री है कि नहीं? क्या इसको स्टिकर बना सकते हैं? सर स्टिकर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको स्टिकर बनाएंगे तो स्टिकर के एक हिस्से में, जरा समझिएगा, स्टिकर के एक हिस्से में ये बाहर वाला Cl आ जाएगा, ये वाला भी Cl आ जाएगा और ये वाला Cl भी आ जाएगा। मेरी बात समझना क्या होगा? क्योंकि इस कार्बन को या किसी भी कार्बन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारे कार्बन पर वो भी तो लगे हैं अब हाइड्रोजन, यानी कि सर हाइड्रोजन भी लगे होंगे ऐसे करके जो पीछे की तरफ होंगे। ऐसे यहां पर भी हाइड्रोजन लगा होगा जो पीछे की तरफ होगा, ऐसे यहां पर भी हाइड्रोजन लगा होगा जो पीछे की तरफ होगा। अब अगर आप इसको स्टिकर बनाते हैं तो आपके हाथ में क्या क्या आएगा? सर बाहर वाले क्लोरीन आपके पास आ जाएंगे और पीछे वाले हाइड्रोजन उसके पास चले जाएंगे। इसके पास स्टिकर नहीं है सर,
आप इसको स्टिकर नहीं बना सकते, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं, आप इसको स्टिकर नहीं बना सकते। इसी वजह से यह आदमी किसी भी सूरत में वो वाले स्टिकर वाली सिमेट्री नहीं रखता। तो अगर आपको नंबर ऑफ सिमेट्री बतानी है तो इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज निकल के आती हैं वो मुझे एक ही दिखाई देती है। हालांकि एक भी दिख गई तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। कुछ समझ में आई भाई? सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले को जो है देखने से ऐसा लग रहा है सर, देखिए ऐसा मुझे लगता है एक ये प्लेन मिल जाएगा, बात समझते हो, एक ये प्लेन मिल जाएगा, बिल्कुल सही है सर, ये प्लेन आपकी प्लेनोसिमेट्री मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये वाला प्लेन मिल सकता है? ये वाला नहीं सर, ये वाला प्लेन मत लीजिएगा सर, ये वाला प्लेन ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्लेन में एक तरफ सीएल ऊपर है और सीएल नीचे है सर, ये गलत है, ये वाला प्लेन नहीं हो सकता, क्लियर है, ये वाला प्लेन नहीं मिल सकता सर, एक ही प्लेन मिल रहा है। अच्छा, क्या स्टिकर बना सकते हैं? क्या इसको स्टिकर बना सकते हैं सर? फिर एक गड़बड़ होगी। जब आप इसको स्टिकर बनाएंगे तो सीएल बाहर है, ये सीएल भी बाहर है, यानी उस तरफ के हिस्से में हाइड्रोजन आएंगे और इस तरफ के हिस्से में क्लोरीन आएंगे। भाई मेरी बात सब लोग समझ भी रहे हो? भाई इसके अंदर भी तो सीएल हाइड्रोजन होंगे सर, ये पीछे की तरफ आपका हाइड्रोजन होगा, इसी तरह से इसमें आगे की तरफ हाइड्रोजन होगा, क्लियर है, इसमें भी आगे की तरफ हाइड्रोजन होगा, यह भी सही है, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, और इसमें सर पीछे की तरफ क्लोरीन हाइड्रोजन होगा, इसमें पीछे की तरफ हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे में जब आप इसको स्टिकर बनाने की कोशिश करेंगे, स्टिकर कैसे बनता था? ऐसे बनता था, ये मॉलिक्यूल है, आप इसको 20 से ऐसे चर, ये बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। तो अगर आप ये कह रहे हैं सर इसमें से अगर आप इसको स्टिकर बनाते हैं तो बाहर की तरफ सीएल है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन है, तो जब आप इसको चुर्र करेंगे तो एक हिस्से में क्लोरीन आएगा, एक हिस्से में हाइड्रोजन आएगा सर, ये बिल्कुल एक जैसे हिस्से नहीं होंगे सर, और अगर ये बिल्कुल एक जैसे हिस्से नहीं है तो सर ऐसे में ये बिल्कुल स्टिकर वाला सीन नहीं बनेगा सर, ये बिल्कुल स्टिकर नहीं बन सकता। लेकिन सर प्लेनोसिमेट्री तो है, अगर प्लेनोसिमेट्री है तो फिर ज्यादा क्या दिमाग लगाना, आदमी तो इनएक्टिव ही होगा ना सर, आदमी तो इनएक्टिव ही होगा, इसमें क्या सोचना। यानी इट हैज प्लेनोसिमेट्री, और कितनी प्लेनोसिमेट्री है? इस साहब के पास भी प्लेनोसिमेट्री 1 ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन सर ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, यही निकल के आएगा, क्लियर है। एक बच्चे ने 2 लिखा था, स्टिकर वाला एक बार ध्यान रखना, कुछ बच्चे स्टिकर वाले को प्लेनो, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा यार, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि स्टिकर का मतलब क्या होता है। स्टिकर का मतलब है आप इसको इसी बोर्ड पर अगर छील दें तो 2 हिस्से, एक इधर की तरफ गिरेगा, एक उधर की तरफ गिरेगा, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब देखो जैसे यहां पर आ रहा है, यहां पर चेक करते हैं, यहां पर देखिए सर मुझे एक प्लेनोसिमेट्री ये मिलती, बिल्कुल सही, एक प्लेनोसिमेट्री इधर भी मिलती, ये भी मुझे ठीक लगता है। मुझे तो एक ऐसा लगता है जैसे एक प्लेनोसिमेट्री इधर भी मिलती है, हाँ सर ये भी ठीक है, और एक प्लेनोसिमेट्री और भी दिख रही है सर, एक प्लेनोसिमेट्री मुझे और दिख रही है, और वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई, एक प्लेनोसिमेट्री और भी दिखती है, वो शायद कुछ ऐसी हो रही, जरा समझना बात को, ये भी प्लेनोसिमेट्री सर, इतनी तो प्लेनोसिमेट्री वैसे ही दिख रही है, यानी कितनी हो गई है सर, 1 2 3 4 4, और स्टिकर सर, स्टिकर मत बनाइएगा, क्यों स्टिकर क्यों नहीं बनाएंगे सर? जब आप इसको ऐसे चिर्र करेंगे तो आपके इस वाले हिस्से में चारों बीआर आ जाएंगे जो बाहर की तरफ है, और उस वाले हिस्से में चारों हाइड्रोजन आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? सर उस वाले हिस्से में चारों हाइड्रोजन आ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी, खेल ही खत्म हो जाएगा सर। ये हाइड्रोजन इधर है, ये वाला हाइड्रोजन भी पीछे चला गया, ये वाला हाइड्रोजन भी पीछे चला गया, और ये वाला हाइड्रोजन भी पीछे चला गया सर। जब आप इसको स्टिकर बनाएंगे सर, पीछे की तरफ हाइड्रोजन गिर जाएंगे, आगे की तरफ ब्रोमीन गिर जाएगा, आपको स्टिकर नहीं मिलेगा। यानी अगर आप पीओएस की बात करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा, आपको पीओएस मिलेंगे, लेकिन कुल मिला के 1 2 3 4 सर, 4 पीओएस मिलेंगे। अब क्योंकि पीओएस है तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है सर, इनएक्टिव तो बोलेंगे ही सर, दिस इज इनएक्टिव, क्लियर है। यानी एक चीज को सब लोग मेंशन कर लेंगे, नो स्टिकर, इसको स्टिकर नहीं बना पाए, यहां पर भी नो स्टिकर, कोई स्टिकर का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यहां पर भी नो स्टिकर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इस बोर्ड के प्लेन पर नहीं मिलेगी। जल्दी से इसको देख के देखते हैं। आप फैसल साहब पूछ रहे हैं कि आप क्या स्टिकर के लिए एक ही प्लेन होना चाहिए, प्लेन में ही होना चाहिए पूरा मॉलिक्यूल? नहीं, समझो बात को, आप अगर ऐसा कुछ हो गया कि इधर भी सीएल और इधर भी सीएल, या इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, तो स्टिकर बन सकता। अब पीयूष स्टिकर वाला मैं कैसे समझाऊं, मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे हो इस बात को कि इस मॉलिक्यूल को इसी बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर, जैसे तुम तो बोर्ड देख रहे हो, तुम अपनी कॉपी देखो, तुम्हारी कॉपी ऐसे रखी रहती है या ऐसे रखी रहती है? सर मैं कॉपी ऐसे रख के लिखता हूं, ठीक, तो तुम अपनी कॉपी ऐसे देखो, तुम्हारी कॉपी में जो डार्क लाइंस बनती हैं वो ऊपर तुम्हारी तरफ होती हैं, तो कॉपी के नीचे कौन सी लाइन है सर? नीचे हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कॉपी देखते हैं, ये आपकी कॉपी, ठीक है, आप कॉपी को ऐसे लिख के, ऐसे रख के लिखते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस कॉपी में किसी एक कार्बन को देखते, कोने को, सर इस कोने पे सीएल और एक हाइड्रोजन है, सीएल ऊपर है,
और हाइड्रोजन नीचे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? कुछ ऐसा सीन है सर ये, यानी इस कोने की बात कर रहे हैं, इस कोने पर Cl ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, अब सर अगर आपको इसी कॉपी में मैं इसको छील दूं, इसी इसी प्लेन में इसका स्टिकर बना दूं, तो क्या होगा सर? जैसे ही आप चुर्र करके स्टिकर बनाएंगे तो जो एक ऊपर वाला हिस्सा होगा उसमें तो Cl आ जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें हाइड्रोजन चला जाएगा। सर दो एक जैसे हिस्से नहीं आएंगे सर, मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? लेकिन अगर दोनों Cl होते, सर ऊपर भी Cl है नीचे भी Cl है, तो जब आप स्टिकर बनाएंगे तो सर ऐसे केस में सर बिल्कुल पॉसिबल है कि ऊपर Cl चला जाएगा और नीचे भी Cl चला जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है सर, स्टिकर बन सकता है। समझ पा रहे हो? सबको ये बात समझ में आ रही है? दूसरे वाले में कह रहे हैं स्टिकर बन सकता है, दूसरे वाले में स्टिकर कैसे बन सकता है जरा बताओ? दूसरे वाले में जब आप इसको स्टिकर बनाएंगे, हम जैसे अभी कर रहे थे, जैसे आप दूसरे वाले में स्टिकर, ओ दूसरे वाले में जैसे आप स्टिकर बनाएंगे तो क्या बनेगा सर? ऊपर वाले हिस्से में Cl आएंगे, पीछे की तरफ हाइड्रोजन चले जाएंगे। सर आप समझ रहे हैं? Cl आधा आधा नहीं कट रहा है। तुम लोग अगर इसको प्लेन में लोगे तो ये आधा आधा कटेगा ना यार, समझो बात को। Cl आपका बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, तो जब आप इसको इसी प्लेन में काटेंगे तो आपके इस वाले हाथ में Cl आ जाएगा, उस वाले हाथ में हाइड्रोजन चला जाएगा। कैसे बनेगा? समझ रहे हो बात को? अब सबके समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। सर यहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करनी है, पीओएस बताइए। सर मुझे तो पीओएस कहीं नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि मुझे पीओएस एक ही दिख रही है। मुझे, मेरा जो दिमाग कह रहा है कि मुझे पीओएस एक ही दिख रही है। ये देखिए क्या मस्त पीओएस आ रही है, जरा समझिएगा बात को। सर ये कैसे पीओएस है? अरे यार इसमें क्या सोचना है, जरा समझो बात को। ये सर Cl आधा आधा कट जाएगा, बात समझ रहे हो? ये Cl आधा कट जाएगा, ये Br भी आधा आधा कट जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर ये दोनों और ये दोनों बाहर की तरफ है। बहुत बढ़िया सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए आप, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। वाई? बिकॉज सर Cl आधा आधा, Br आधा आधा, ऊपर Cl उधर Cl उधर Cl। सर दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इस मॉलिक्यूल को तो आप ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। समझो बात को। रवि क्या कह रहे हो भाई? ऑप्टिकली इन, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं पर भी दिख रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है। चार कैसे होंगे? अब यार देखो ना यार, कैसे बताएं? एक ऐसे है ना, अ, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, चार सिमेट्री तो मिल रही है। और फिर अगर आप इसको स्टिकर बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टिकर नहीं बन पाएगा, क्योंकि Br सारे बाहर आ जाएंगे और हाइड्रोजन पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो स्टिकर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा इस यानी ये आपको स्टिकर का तो सवाल ही नहीं उठता सर। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में स्टिकर तो आप वैसे भी नहीं बना सकते, तो स्टिकर आप इसको बिल्कुल नहीं बना सकते। और कोई प्लेन तो नहीं मिल रहा? अगर ऐसे कोई प्लेन ले लें, मान लो ये वाला प्लेन ले लें तो, अरे अगर ये वाला प्लेन ले लें तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई प्लेन? नहीं सर ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इस वाले में Cl आधा आधा हो जाएगा, लेकिन इस तरफ Cl है जो बाहर की तरफ है, और इस तरफ जो Cl है वो अंदर की तरफ है। सर ये भी प्लेन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस आदमी के अंदर और एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस आदमी के अंदर अगर मुझे पीओएस निकालनी है तो कितनी पीओएस बन रही है? ये इस आदमी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही है, स्टिकर का मतलब नहीं बनता। और क्योंकि इस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस इज इनएक्टिव, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये फिर इनएक्टिव, ये फिर इनएक्टिव। क्लियर? ठीक, समझ। चलिए इधर आ जाते हैं। इसमें भी देखो कुछ ना कुछ जुगाड़ अगर बन पाए, तुम्हें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। अगर ऐसे काट दें गड़बड़ हो जाएगी सर, ऐसे काट दे गड़बड़ हो जाएगी सर, ऐसे काट दे, ओहो मिल गई सर, इसमें भी मिल गई, इसमें भी मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई सर। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा माहौल, बिल्कुल एक जैसा माहौल है सर। Cl आधे कट जाएंगे, Br ऊपर, Br जो है इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ, बिल्कुल एक जैसा हिस्सा है सर। ये पक्का आपको सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और अगर आपको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो इस बार फिर वही वाली बात आती है, ये इनएक्टिव तो होगा ही सर। दिस इज इनएक्टिव, इनएक्टिव तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक पीओएस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इस बार एक ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई दिख तो नहीं रही है भाई। ऐसे काट देते तो भी नहीं होती, ऐसे काट देते, इसमें तो नहीं था ऐसा कुछ, अगर ऐसे काट देते नहीं तो भी नहीं है, ऐसे काट देते तो भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी एक ही। दो कैसे आ रही? एक बच्चा कह रहा है दो आ रही, स्टिकर बनेगा क्या? नहीं स्टिकर नहीं बनेगा भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्यों नहीं समझते हो यार बात को। स्टिकर कैसे बनेगा यार? जब आप इसको काटेंगे, स्टिकर ऐसे कटता है इसी प्लेन में,
इसी प्लेन में जब इसको छीलोगे, जिस प्लेन में है उसी प्लेन में काटो। तो अगर उसी प्लेन में काटोगे, अज्यूमिंग दिस मॉलिक्यूल इज दिस मच थिक, ये मॉलिक्यूल एक मोटा थिक मॉलिक्यूल है, जब आप इसको ऐसे काटेंगे तो तुम्हारे पीछे की तरफ दोनों बीआर चले जाएंगे, आगे की तरफ बीआर नहीं आएंगे। उनको मत देखो, इसी बीआर के दो हिस्से होने चाहिए ऐसे। अगर पीछे बीआर गया तो आगे भी बीआर होना चाहिए जब आप इसको काटेंगे। तुम लोग समझ भी रहे हो? बिल्कुल ही लल्लू हो क्या बे? नीचे वाले बीआर को क्यों देख रहे हो? नीचे वाला बीआर तो इस सिमेट्री की वजह से देखा जाएगा, इधर भी नीचे बीआर है, इधर भी नीचे बीआर है। जब आप इसको स्टिकर बनाएंगे, कैसे यार, कैसे आदमी हो भाई, इतने लल्लू कैसे हो सकते हो? जब आप इसको स्टिकर बनाएंगे तो कैसे होगा, ये देखिए, इस वाले थंब को देखिएगा, ये थंब बीआर है मेरा, ये पीछे की तरफ, ये थंब पीछे की तरफ, ठीक। अब आप स्टिकर बनाने जा रहे हैं, और सामने वाला जो थंब है वो कौन है सर? सामने वाला थंब आपका हाइड्रोजन है, यही तो है, बात को समझो, ये हाइड्रोजन है सर। मैं सिर्फ इस कार्बन को ध्यान से देखना, ये बीआर पीछे की तरफ है और हाइड्रोजन जो है वो आगे की तरफ। सिर्फ इस कार्बन को ध्यान से देखना, ठीक है? सिर्फ इस कार्बन को देखते हैं और इस कार्बन को ऑब्जर्व। ये जो कार्बन है ये मेरा ये जंक्शन है, ठीक। अब जरा बताना, पीछे की तरफ बीआर है, ये देखिए पीछे की तरफ बीआर है, आगे की तरफ हाइड्रोजन, ये। अब आप इसको स्टिकर बनाइए, बना दिया स्टिकर। आगे की तरफ क्या गया? हाइड्रोजन, और पीछे की तरफ क्या गया? बीआर। कैसे सिमेट्री आ रही है? समझ भी पा रहे हो? एक बार अपने हाथ की भी करो, तुम्हारे हाथ है, कहां से पैरों से लिखते हो, एक बार अपने हाथ को देखो, हाथ से समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है, एक चीज और भी हो सकती है, क्या? कि कहीं हो सकता है इन पूरे केसेस में जल्दबाजी में मैं कोई सिमेट्री छोड़ रहा हूं। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सवाल करके आया हूं, मैंने सवाल नोट कर दिए हैं और उसके बाद मैंने सोचा क्लास में हम करेंगे। मान लो मुझसे कोई सिमेट्री मिस भी हो रही है और तुम्हें लग रहा है वो है, तो तुम उसको सही मान लो ना यार, तुम समझो बात को। अब कोई चीज छूट गई तो अपने हिसाब से समझ लो, इसमें क्या समझना है, क्लैरिटी होनी चाहिए बस। क्योंकि इस तरह से ना वो, हम तुम्हारी बात अगर तुम कहते हो कि सर देखिए ये वाला छूट गया, तो मैं चैट में बहुत ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अगर तुमको, कि तुम में से किसी को ऐसा लगता है कि सर एक और होता था, एक और हो सकता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपने छोड़ दिया उसको, तो ऐसे में फिर आ, उसको तुम मान लेना सही है, अगर तुम्हें वो सही लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो हो सकता है कोई छूट भी गया हो अगर किसी को लग रहा है, बट मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे आपने सिमेट्री निकाली, बाकी आप अपने हिसाब से करते रहिए। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस एंथ्रेसीन में आते हैं। एंथ्रेसीन में क्या सीन है सर? एंथ्रेसीन में ये सीन है कि सर ये देखिए, ये प्लेनोसिमेट्री तो मिलेगी मिलेगी, क्लियर है। इसी तरह से सर एक प्लेनोसिमेट्री आपको ये भी मिल जाएगी, बिल्कुल सही है सर। ये दो प्लेनोसिमेट्री तो बड़ी सीधी सीधी। इसके अलावा सर, इसके अलावा स्टिकर बना दीजिएगा, और क्या बताएं आपको सर, इस बार स्टिकर बन जाएगा क्योंकि सारे लोग प्लेन में सर। जब सारे लोग प्लेन में होंगे, ये जितने हाइड्रोजन फाइड्रोजन जो भी कुछ आपने लगा रखे सर, सब प्लेन में सर। ये सारे हाइड्रोजन, क्योंकि ऑल दी कार्बन आर sp2, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, सब प्लेन में आ रहे हैं, सब छिलेंगे सर, सब छिलेंगे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी इस बार आप बिल्कुल इसको स्टिकर बना सकते हैं। और स्टिकर अगर आप बनाते हैं तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जो है वो 3 मिलेगी। समझ पाए बात को? तो इसका मतलब ये हुआ सर, इस केस में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इस केस में भी। और अगर एक्टिव इनएक्टिव की बात कर रहे हैं फिर तो बात ही खत्म हो गई सर। प्लेनोसिमेट्री है, मतलब समझ ना, दो तो सीधी सीधी है, दो तो ऐसी दिखाई दे रही, प्लस 1 भी आ जाएगी। 1 कौन सी है? ये इस बार स्टिकर वाली, इस बार स्टिकर बन सकता है क्योंकि पूरा सिस्टम एक प्लेन में है, तो कुल मिला के इसके 3 प्लेनोसिमेट्री आ जाएंगी। और अगर प्लेनोसिमेट्री है तो सर ये इनएक्टिव होगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, दिस विल बी इनएक्टिव। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इस तरह के सवाल बन सकते हैं, छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं, लेकिन वही है सर, ये मेंस लेवल पर आ गए तो बवाल मचेगा कि भाई ये बताइए कितनी प्लेनोसिमेट्री है, तो ये मुश्किल होगा सबके लिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कल तुम लोगों को एक सवाल में ज्यादा इस वाले टॉपिक पर ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, ये तुम्हें खुद ही करना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, उससे सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूं। कल मैंने सवाल दिया था कि मीथेन के अंदर कितनी पीओएस है, कुछ याद आ रहा है? मीथेन के अंदर कितनी पीओएस हैं? कल इसके बारे में एक सवाल डिस्कशन में सवाल तुम्हें करने के लिए दिया गया। हाँ आदित्य, वो जो चर्र वाला मेथड है ना, वो सर, वो आदित्य समझो बात को, वो फील करना है उसको, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बोर्ड पे बन जाता है या तुम्हारी कॉपी पे बन जाता है। अब तुमसे कहा जा रहा है उसी कॉपी में इसको छील दो,
तो अब थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा सर, छीलने से सर मेरी तरफ क्या आएगा और नीचे की तरफ क्या जाएगा। अगर वो एक जैसे लोग हैं तो सर छीलने का फायदा है, वरना छीलने का फायदा ही नहीं। अब एंथ्रेसीन को देखिए, नैप्थलीन को देखिए सर, सारे कार्बन प्लेन में होते हैं सर। जब आप इसको छीलेंगे तो आधा आधा कट जाएगा सर, पूरा मॉलिक्यूल का एक परत ऊपर चली जाएगी, मॉलिक्यूल की दूसरी परत नीचे आ जाएगी। समझ लो बात को। अच्छा ये बताओ, मेरे हाथ में कितनी प्लेनोसिमेट्री, जल्दी बताओ, मेरे हाथ में कितनी प्लेनोसिमेट्री आ रही किसी भी ह्यूमन हैंड में, मतलब अब तुम्हारा भी ऐसे ही कुछ होता होगा, किसी भी ह्यूमन हैंड में कितनी प्लेनोसिमेट्री, ह्यूमन हैंड में कितनी प्लेनोसिमेट्री आ रही, सोच के बताओ जल्दी से। वन, 5। किसका आंसर बता रहा हूं, उसका बता रहा हूं, उसका बता रहा हूं। ह्यूमन हैंड, ह्यूमन हैंड में बताओ, ह्यूमन हैंड में कितनी प्लेनोसिमेट्री, शाबाश। एक बच्चा बता रहा है 5, एक बच्चा बता रहा है 3। स्टिकर वाली, और वो 1 जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, स्टिकर वाली। अरे तुम्हारे ही हाथ में स्टिकर बनता होगा, हमारे हाथ में स्टिकर नहीं बनता। कैसे बनेगा बताओ स्टिकर, सर एक बार इसको चिर्र करके देखिए, चिर्र। अबे जब चिर्र करोगे तो पीछे कुछ और होता है, तुम्हारा हाथ पीछे से भी ऐसे होता है और जैसा आगे से। गजब लल्लू आदमी है यार वे, हाथ में एक भी प्लेनोसिमेट्री नहीं, कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं। सर देखिए ऐसा है, ऐसे चिर्र पिर्र तो आप कर नहीं सकते कि सामने से काट दें, ऐसे काट दें, ये तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है स्टिकर का। अब स्टिकर लो बना लेते हैं, इस ऐसे होता। मान लीजिए कोई कहे अब बताइए आपके अंदर कितनी प्लेनोसिमेट्री है, अब बताइए आपके अंदर कितनी प्लेनोसिमेट्री है। अब सही है सर, अगर अब आप पूछेंगे तो प्लेनोसिमेट्री दिखाई देती है, क्योंकि अब जब आप इसको 20 से चीरेंगे ऐसे, तो सर बिल्कुल एक जैसे लोग आएंगे, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन अब आप इसको 20 से चीरेंगे तो क्या होगा जरा बताइए, ये बनाइए इसको स्टिकर। सर आधी उंगली इधर, आधी उंगली इधर, आधी उंगली इधर, आधी उंगली बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, मैं मानता हूं। लेकिन सर पीछे वाला हिस्सा देखिए ऐसा है और आगे वाला हिस्सा ऐसा है। अब कैसे प्लेनोसिमेट्री मिल गई, यानी मेरे हाथ में एक भी प्लेनोसिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है हमारा ये हैंड। बात समझ रहे हो कि नहीं, सब लोगों की बात समझ में आ रही। तो जिन लोगों ने 1 बोला था वो शायद स्टिकर मान के बोला होगा, यहां स्टिकर बिल्कुल नहीं है। सब लोग जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात सबके समझ में आ गई कि स्टिकर नहीं बन रहा है हमारा हाथ। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर आपके दूसरे वाले हैंड में हाँ वॉच आ रही, नहीं वो सब ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर स्टिकर वाला, देखो कम से कम इतना तो तुम सीख गए कि सर मुझे ये ऐसे ऐसे ये जो टेढ़ा मेढ़ा काटना ये तो समझ में आ गया है ना, वो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं। थोड़ा सा स्टिकर वाले में डाउट है, तो स्टिकर वाले को बहुत तसल्ली से समझ लो बात को। स्टिकर का मतलब होता है जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल है उसी प्लेन में चीर दो। जैसे होता ना वो छीलते हैं, छील दो चर्र करके, तो जो एक परत निकलेगी ऊपर आ जाएगी और जो एक परत बचेगी वो नीचे रह जाएगी। वो दोनों परतें एक जैसी होनी चाहिए। हाथ को, ये जो हाथ है इसको इसी प्लेन में अगर आप छीलते हैं, इस हैंड को इसी प्लेन में अगर आप छीलते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं अंगूठा आधा आधा कटेगा, उंगली आधी आधी कटेगी, सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी जो आधे हिस्से होंगे सर दोनों दोनों वो अलग होंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर की जो आधी उंगली होगी उस आधी उंगली में ऐसा कुछ सिस्टम होगा, नेल नेल आएगा, मेरा ऊपर की आधे हिस्से में नेल आएगा और नीचे के हिस्से में नेल नहीं आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं। जब आप इसको चीरेंगे तो एक ऐसा हिस्सा बनेगा जिसमें 5 नेल होंगे और एक ऐसा हिस्सा बनेगा जिसमें नेल नहीं हो। अरे तुम यार समझ भी रहे हो कि नहीं यार, भाई तो क्या बकवास कर रहा है। चलिए मीथेन पे आते हैं। मीथेन में आपको टोटल जो है सेंटर ऑफ प्लेनोसिमेट्री कैलकुलेट करना है। अब इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे हम। एक बार सिर्फ तुम्हें दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये समझ लेना कि सर ये जो मीथेन है, और मैं फिर वही है 3 डायमेंशनल किसी भी तरह के किसी स्ट्रक्चर को लेके आने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता। मैं चाहता हूं बच्चा अपने आप थोड़ा सा विजुलाइज करके देखे। अब आप इसको समझ के देखिएगा, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी 2 हाइड्रोजन, मान लीजिए मैं कोई भी 2 हाइड्रोजन ले लेता हूं, इन दोनों को ले लेता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे, बाकी दोनों वर्टिकल होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये वाले कुछ ऐसे होंगे, इन दोनों को ऐसे ले लेते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं, ये सीन, ये मीथेन है मेरा। ठीक है, अब आप सोचिए जरा, किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन के बीच में अगर आपने एक प्लेन बना दिया तो आपको प्लेनोसिमेट्री मिल जाएगी। थोड़ा सा अकल लगाइए, यहां पर थोड़ा सा अकल लगाते हैं यार, यहां पर ज्यादा सामान दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या है यार। ये जो मिला है ये पता नहीं किसका कोम्ब है ना। ये एक मार जरा समझना बात को, मुझे पेन वगैरह लेके आने चाहिए थे, मैं भूल गया। ये ऐसा सीन है भाई, तुम लोग जरा समझने की कोशिश करना। ये ऐसा सीन, ये हमारा मीथेन है, टेट्राहाइड्रन। ठीक, आप किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन को ले लीजिए, मान लीजिए सर आपने इन दोनों हाइड्रोजन को ले लिया, ये ब्रश
ये जो भी ये पुताई का ब्रश है और ये जो आपका पेन है, ठीक, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों के बीच में एक प्लेन ले लूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे, हाँ ये ठीक, अब सही सर, इन दोनों के थोड़ा सा, हाँ, इन दोनों के बीच वाला अगर कोई प्लेन ले ले ऐसे, ठीक, तो होगा क्या सर, ये दोनों तो हाइड्रोजन है, एक जैसे होंगे, ठीक, नीचे जो ये आपका कोम है, ये कोम आधा आधा कट जाएगा, समझ बात को, और जो ये आपका आगे वाला लाल वाला पेन है वो भी आधा आधा कट जाएगा, यानी इन दोनों एटम्स के बीच में अगर आपने एक प्लेन लिया तो आपको बिल्कुल दो हिस्से मिलेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं सर, ये आधा कट जाएगा, ये आधा कट जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई और ले लेते हैं प्लेन सर, इन दोनों के बीच में ले लेते हैं सर, इस बार इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, इन दोनों के बीच, जब आप इनको काटेंगे सर फिर वही होगा, ये दोनों एक जैसे हैं, ये आधा कट जाएगा, ये आधा कट जाएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तुम्हारे पास तो कम से कम ये कंघे कोम नहीं होंगे, तुम्हारे पास तो 4 कलम रखे होंगे, तुम उन 4 कलम को बनाओ टेट्राहेड्रन, और उसके बाद किन्हीं भी 2 कलमों के बीच में लाइन काट दो, खत्म। मीथेन की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सीधी बात कर रहे हैं, तुम गणित के स्टूडेंट हो, तुम्हें मेरी बात ये समझ में आ जाएगी। एक आदमी कह रहा है सर मेकअप, हम कह रहे थे ना मेकअप वाले से बाहर ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल कंगा अंगा करके एकदम बाल वाल बना के सब ऐसे चमका के भेजते हैं अंदर, बिल्कुल चमका के। अब जरा समझना, यानी किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन को पकड़ लो तो प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, किन्हीं भी 2 के बीच में एक प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी। सर हाइड्रोजन कितने, 4, 4 में किन्हीं भी 2 को चुन लो। अरे सर ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सर, ये 4C2 है सर, आंसर विल बी 6। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं सर, बिल्कुल सीधा, अगर इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगानी तो बिल्कुल सीधा, और अदरवाइज तो काट काट के देखते रहिए सर, इन दोनों के बीच में ये प्लेन मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में ये प्लेन मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में ये प्लेन मिल जाएगा, उन दोनों के बीच में ये प्लेन मिल जाएगा। सर किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन के बीच में प्लेन मार दीजिए, आपको बिल्कुल 2 हिस्से मिल जाएंगे सर, बिल्कुल 2 हिस्से मिल जाएंगे। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन में से कोई भी 2 हाइड्रोजन चुन लो सर, 4C2 जो आजकल 6 के बराबर होता है, अगर तुम्हें ये बात पता हो तो। और यही चीज सोच के क्या ये आंसर आप फिर दे सकते हो क्या सर, इस साहब का भी सेम आंसर आने वाला है सर, इसका भी सेम आंसर आने वाला है, जिसमें आपने चारों तरफ Cl लगा के दिए थे, सेम आंसर आएगा सर। इस केस में भी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएंगी वो 4C2 से निकल के आएंगी, जिसका आंसर 6 आएगा। बताओ मेरी बात समझ रहे हो क्या, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा तुम कंगे और ब्रश ढूंढने के चक्कर मत रहना कि सर ने कंगा लिया था और ब्रश लिया था, वो कंगे ब्रश की जरूरत पड़ेगी। अबे मेरे पास यहाँ कंगा और ब्रश था, मैंने इसलिए ले लिया था, मुझे कलम लेके आनी थी, मेरे दिमाग में था ये कि मैं पेन वेन शायद लेकिन अब तुम समझो बात को, बूढ़ा आदमी भूल जाता है तो भूल गए, तो अब ये एकदम से यहाँ जो देखा वो ले लिया। तुम्हारे घर में 4 कलम होंगे, तुम 4 कलम लो और उन चारों कलमों में से कोई भी 2 कलम के बीच में ऐसे करके चाकू मार दो। पहले टेट्राहेड्रन बना लेना कायदे से, टेट्राहेड्रन बनाने के बाद बीच में से चाकू मारो, तो जब चाकू मारोगे तो 2 लोग तो एक जैसे हैं ही, नीचे के जो 2 लोग हैं वो आधे आधे कट जाएंगे, बिल्कुल एक जैसा हिस्सा बनेगा सर। यानी किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन के बीच में चाकू मारोगे बिल्कुल एक जैसा हिस्सा मिलेगा, यानी 4 में से 2 हाइड्रोजन को चुनने का तरीका 6 होता है सर, द टोटल नंबर ऑफ। इसी तरह से CCl4 के अंदर भी सेम आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने हिंट दे दी है, ये हिंट मिल गई है, तो अब आप अपने आप समझने की कोशिश करिएगा। ये था हमारा CCl4। अब चलो अब क्या तुम खुद समझोगे, मैं तुम्हें अब बता अपनी तरफ से बताता हूं, मुझे जल्दी से बता दो। CH3Cl, इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री कितनी, प्लेनोसिमेट्री CH3Cl, क्या इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है? तुम बताओ है कि नहीं सर? होगी ना, जब कार्बन से 2 लोग सेम लगे हैं तो प्लेनोसिमेट्री तो होगी, क्योंकि कायरल कार्बन थोड़ी ना ये, अगर ये कार्बन कायरल होता तो सर प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलती, बात समझ रहे हो? लेकिन सर ये तो कायरल ही नहीं है, क्योंकि इस पर साथ दुनिया भर के हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका मतलब सर ये पक्का प्लेनोसिमेट्री तो है। अब कितनी है वो अलग सवाल है, तो कितनी होंगी सर, इस बार आपको दिमाग लाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फिर समझना जरा, अगर मैं कार्बन ले लूं और 3 हाइड्रोजन ले लूं, मान लीजिए 3 हाइड्रोजन जो है, कुछ कैसे भी ले लो यार, ये 3 हाइड्रोजन, मैंने एक हाइड्रोजन ऐसा ले लिया, एक हाइड्रोजन मान लीजिए ऐसा ले लिया, और एक Cl ऐसा ले लिया। अब थोड़ा सा तुम मुझे अकल लगा के बताओ, इस बार कैसे निकालोगे, इस बार प्लेनोसिमेट्री कैसे मिलेगी? सर एक चीज क्लियर है, अगर प्लेन H और Cl के बीच में लिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी सर। H और Cl के बीच का प्लेन आपको नहीं लेना पड़ेगा इस बार, इस बात का ध्यान रखिएगा कि फरहान कह रहा है सर मीथेन में 6 में से 3 प्लेन सेम है। नहीं, 6 में से 3 प्लेन सेम नहीं है बेटा, वो 6 ही हैं, सारे ही सेम है। समझो बात को, प्लेन तो सारे ही हैं, लेकिन अगर वो मीथेन हमारे आंखों के सामने रख दे और ये बताइए कितने प्लेन में काट सकते हैं, तो आप सारे प्लेन को सेम थोड़ा ना ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? तो आप यही बोलेंगे कि भाई ऐसा है, मेरे हिसाब से आप किन्हीं भी 2 के बीच में उसको काट दीजिएगा, आपको कुल मिला के आप इस तरह से 6 प्लेनोसिमेट्रीज मिल जाएंगी, यही कहा जा सकता। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से यहां पर भी, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इस बार एक चीज क्लियर है सर, ऐसा आपको प्लेन लेना पड़ेगा जिसमें क्लोरीन प्लेन के अंदर आए।
यानी क्लोरीन तो प्लेन में आना ही चाहिए सर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अगर अलग हो गया तो वो क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक जैसा हिस्सा नहीं बना पाएगा। यानी मैं ये चाहता हूं एक ऐसा प्लेन लिया जाए जिसमें क्लोरीन आधा आधा कटे। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? यानी क्लोरीन आधा आधा कटे, ये तो जरूरी है सर। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन तो फिक्स हो गया सर, अब बचा 3 हाइड्रोजन। इन 3 में से हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बना दीजिए प्लेन में। यानी इस बार क्लियर हो गया सर, दिस विल बी 3C1 एंड द आंसर शुड बी 3। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? सब लोग समझना जरा, मेरी बात समझ लो कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि सीएल तो प्लेन में कटेगा ही कटेगा, क्योंकि अगर सीएल प्लेन में नहीं कटा, मान लीजिए ऐसा ले लिया, तो सर एक तरफ सीएल होगा एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो ये तो सिमेट्री नहीं बन सकती। सिमेट्री सिर्फ तब बन सकती है जब सीएल प्लेन में आए। यानी सीएल को प्लेन में लेना पड़ेगा ताकि सीएल आधा आधा कट जाए और झंझट खत्म हो जाए। यानी एक प्लेन का एक हिस्सा फिक्स हो गया, अब दूसरा हिस्सा सर वो प्लेन कहां से गुजरेगा? तो इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को चुनना सर, वो प्लेन ले लीजिए जो 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 इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को चुनने का प्लेन होगा, एंड दैट इज 3C1। द आंसर शुड बी 3। इसी तरह से बाकी भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि CH3Cl का अगर ये आंसर है तो CHCl3 का भी मुझे लगता है समझ ही रहे होगे। CHCl3 का भी सेम आंसर आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द आंसर शुड बी अगेन सेम। और तुम समझ ही रहे हो कहानी क्या होगी? कहानी यही होगी, इस बार एक H होंगे और 3 Cl होंगे, और तीनों में से फिर वही है सर, इस बार एक H को फिक्स करना ही पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप एक H को फिक्स करते हैं तो फिर वही है, बचे हुए 3 Cl में से किसी भी एक Cl को लेना, 3C1। आंसर फिर से 3 ही निकल के आएगा। क्लियर है ये? हाँ शुभम, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ सोच है जो सोची नहीं गई है पहले। आप समझ रहे, कई बार ऐसा होता है सर, ये क्या गंदा सवाल बना दिया आपने, अब इसके अंदर कितनी प्लेनोसिमेट्री है? सवाल बहुत पहले आया है, सवाल आने की संभावनाएं इसलिए है क्योंकि प्लेनोसिमेट्री एनसीईआरटी में दे रखी। सिर्फ यही तो एक चीज जोड़ दी गई है जो आईआईटी का मेन खास बात होती है कि जरा सा ये और बता दीजिए कि इसमें प्लेनोसिमेट्री है कितनी। तो तुम समझना, ऐसा सवाल नहीं आएगा कि 10-12 प्लेनोसिमेट्री ढूंढनी। सवाल वही आएगा सर, एक ऐसे कट गया, एक ऐसे कट गया, और एक स्टिकर बन गया जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो कुल मिला के कभी 2 हो गई, कभी 3 हो गई, कभी नहीं हुई। समझ रहे मेरे बात को? तो सब लोग इस बात को समझो, बढ़िया सवाल बन सकता है मेंस एडवांस पर, कैसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ में आ गई? एक वोट कर देते हैं। क्या ये बातें अब तक जो की गई हैं, क्या ये समझ में आ गई? नहीं भैया, डाउट तो बिल्कुल ही नहीं करनी। वोट टाइप जो है यस और नो करते हैं। 30 सेकंड, जल्दी से बता दो। वोट अगर पोल तुम्हारे पास पहुंच गया तो मुझे जल्दी से बता दो कि क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई। वाइन के ग्लास में कितनी पीओएस आएंगी? सर ग्लास में तो पीओएस बहुत सारी निकल के आ जाएंगी। कच 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 कैसे भी काट दो सर, ग्लास तो ऐसे खड़ा होता ना। अबे वाइन का ग्लास बोलना जरूरी था, दूध का ग्लास नहीं बोल सकते थे सर? नहीं सर, वाइन में जो मजा है वो दूध में कहा, समझो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ वाइन का जो ग्लास है उस ग्लास में कितनी प्लेनोसिमेट्री मिलेंगी? तो ऐसे तो नहीं मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल तो नहीं मिलेंगी सर। वाइन का ग्लास हमने सुना नीचे बड़ा है, रंगीन सा होता है, तो ऐसे में ऐसे तो नहीं मिलेगी। ऊपर का हिस्सा कुछ और है, नीचे का कुछ हिस्सा और है। नीचे बेस होता है, बंद होता है, ऊपर खुला होता है, तो ऐसे तो प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उस वाइन के ग्लास को अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, कच 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 कच, इनफाइनाइट। समझ रहे हो बात को? इनफाइनाइट प्लेनोसिमेट्री मिल सकती है। ठीक है ये? पोल 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 कितने बच्चे कह रहे हैं पोल? कुछ नहीं कह रहे हैं। 94% कह रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस है कि टॉपिक इतना इजी नहीं है, तो इतना इजी नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, और अ, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि ये अच्छे लेवल के सवाल है, उम्मीद कम है कि मेंस वाला पूछेगा, बट फिर भी ये सवाल अच्छे लेवल के सवाल हैं। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी। CCl4 का बता दीजिए। नैना गजब आदमी हो यार, जो CH4 का है वही CCl4 का है। अबे CCl4 में C और L अलग नहीं होते, Cl एक एटम होता है, Cl क्लोरीन, C और L अलग थोड़ी ना होते। जिस तरह से CH4 है उसी तरह से CCl4 है। समझ रहे हो बात को? बकरे में कितनी, हाँ ये सही है, बकरे में कितनी पीओएस होती है? बकरे में बहुत पीओएस होती है, और तुम समझो अगर बकरा ठीक ठाक है तो ऐसे बीच से काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। पता नहीं कैसे कर सकते हैं। तो बकरे में भी पीओएस तो मिल ही जाएगी मुझे लगता है, अगर बकरा जैसा होना चाहिए वैसा है तो पीओएस मिल जाएगी। बिकॉज आप उसको ऐसे देखेंगे तो आंख एक इधर, आंख एक इधर, एक एक कान इधर, एक कान इधर, समझ ना, एक नाक इधर, एक नाक इधर, तो प्लेसेस मिल सकती। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी ये आ गई है हमारे पास कि भाई साहब
अरे यार चलो एक और कर लो, जल्दी से बता दो इन सब में कहां कहां प्लेनोसिमेट्री, इसमें कौन से में प्लेनोसिमेट्री बताइए। कितनी कितनी छोड़ी है सर, बहुत कितनी हो गई, ये बताइए प्लेनोसिमेट्री कहां है। क्या पहले वाले में प्लेनोसिमेट्री है? बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए, हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, खेल खत्म एकदम। सर क्या पहले वाले में प्लेनोसिमेट्री है? सर ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती। सर किसी भी तरह से प्लेनोसिमेट्री नहीं, तुम अपने आप चेक कर लेना, नो प्लेनोसिमेट्री। मानते हो? इसके अंदर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती सर, ये तो कहीं से भी नहीं हो सकती, ना स्टीकर बनने वाले हालात है ना कुछ है। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था सर, इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन कायरल है, अगर आप देख पा रहे हैं। नहीं कारल तो और भी हैं, लेकिन ये कि ये तो समझ में आ ही रहा है सर, ये वाला आदमी जो है हमारा कारल, तो ये भी लग रहा है ना, समझो बात को, ये भी कारल, कारल तो ये भी लग रहा है ना, ये भी कारल लग रहा है। तो खैर बहरहाल छोड़िए इस बात को, कहने का मतलब ये हुआ सर इसके अंदर ना ये प्लेन मिलेगा ना वो प्लेन मिलेगा, ये आदमी बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो ये भी क्लियर हो गया, इसके अंदर भी नहीं है। इसको चेक करते हैं सर, ये हो गया आंसर, बस बात खत्म, आगे बढ़िए। ये देखिए सर, मुझे ये प्लेन मिल गया, ये प्लेनोसिमेट्री, मानते हो? ये प्लेनोसिमेट्री। और अगर ऐसा प्लेन लेते हैं, समझ रहे हो, ऐसे प्लेन लेते हैं तो प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ पीएच और एच आ जाएंगे जो कि एक जैसे नहीं होंगे। तो दिस इज द प्लेनोसिमेट्री जो कि इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट सकती है, ये बिल्कुल प्लेनोसिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। और इसमें फिर वही है सर, इसमें भी वही है, अगर आप ऐसे काटेंगे तो COH ऊपर है, यहां COH नीचे है, एक जैसा हो नहीं सकता, यहां OH ऊपर है, यहां OH नीचे है, एक जैसा हो नहीं सकता। तो जो भी प्लेनोसिमेट्री मिल सकती है वो सिर्फ C में मिल सकती है, D में भी प्लेनोसिमेट्री नहीं। क्लियर है? तो अब देखो, अब यहीं से वो बात शुरू करने वाला हूं मैं। इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है तो इसके लिए क्या लिख देता हूं मैं, बताओ ठीक कर रहा हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कल आपकी बात हुई है, मैथ्स वाले सर ने बताया था दिस इज इनएक्टिव बिकॉज इट हैज प्लेनोसिमेट्री, बात खत्म। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं है सर, तो फिर इसको एक्टिव लिख दीजिए ना। अरे कैसे एक्टिव लिख दे, बाहर खड़े हुए हैं, बात पूरी नहीं की थी, मैंने पहले ही भगा दिया था कि रहने दीजिए सर, बस मैं समझ गया, मैं समझ गया, वगैरह वगैरह। सर मैं इतना खुश हो गया था, मैंने कहा अरे वाह ना मजा, अब मुझे मिरर बनाना ना मुझे इमेज बनाना, खटा खट मेरा प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री सब निकल आएगा, बात खत्म, एक्टिविटी सब निकल आएगा। लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई थी, वो बात पूरी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि देखिए फैजल सर, मैं आपको बताता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करे जो उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट सके, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता है, और इसी वजह से उसके अंदर कायरलिटी नहीं होती है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इतना सुन क्या मुछलने लग गए? फिर वो कहना चाह रहे थे लेकिन फैजल सर, मैंने कहा छोड़िए ना सर, बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया, जाइए चाय वाय पीजिए, खत्म, खेल खत्म हो गया। वो कहते हुए निकल गए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने कहा नहीं छोड़िए। लेकिन वो तो समझदार है, वो बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा भाई साहब अभी फिर बुलाए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि बच्चों से जब मैंने ये बोला कि सर बच्चों ये इनएक्टिव होगा, तो बच्चे मेरी बात मान गए। लेकिन जब बच्चों से मैंने ये बोला कि ये एक्टिव होगा, तो बच्चे कहने लगे सर एक्टिव, एक्टिव की बात उन्होंने नहीं बोली थी, उन्होंने कहा था अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो इनएक्टिव होगा, अगर ना हुई तो ये वो बोल के नहीं गए हैं कि वो एक्टिव होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा बात तो सही है, अब ये तीनों एक्टिव है कि इनएक्टिव ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब आते हैं फिर से, और वो है दूसरा पॉइंट, और वो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई साहब मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा है, जरा समझना बात को, एक मॉलिक्यूल जो है वो मेरा कुछ ऐसा है। ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें ये C है, दिस इज C2H5, यहां पर मान लीजिए H ले लेते हैं, यहां CH3 ले लेते हैं, इधर आते हैं, ये C है, इधर C2H5 है, इधर H ले लेते हैं और इधर CH3 ले लेते हैं। वो कह रहा भाई साहब बताइए ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव? तो मैंने कहा अरे मुझे अभी फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री अगर हुई तो ये इनएक्टिव होगा। उसने कहा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूं एक्टिव या इनएक्टिव। तो मैंने इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री ढूंढी, मुझे प्लेनोसिमेट्री नहीं मिली। तो मैंने कहा प्लेनोसिमेट्री नहीं है तो एक्टिव? उसने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं बताया। अब मैं फिर फंस गया, क्योंकि प्लेनोसिमेट्री के ना होने से वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव ये मुझे नहीं पता।
ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा फिर वही रो धो फिर से बकवास करो, अब एक ही रास्ता बचता है जो दुनिया जानती है, ये लीजिए सर, यही वो आखिरी रास्ता है। कौन सा रास्ता है ये सर? ये वो रास्ता है जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई साहब मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, चढ़ा के देखो, चढ़ गया तो इनएक्टिव, नहीं चढ़ा तो एक्टिव। लो भैया मुसीबत। तो मैंने कहा भाई यार अब क्या करें? तो उसने कहा भाई ऐसा है, चलिए काम करते हैं, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो चलिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। अब भाई देखो तुम अपने आप ही बनाना, हमसे अच्छी नहीं बनेगी मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज बनाते हैं, ये मिरर इमेज बन गई। ठीक, अब यहां पर तो ये सारी बकवास आएगी आएगी जो हमने लिखी है। ये हो गया C, इधर आ गया C2H5 जैसे होता है, और इधर बाहर की तरफ CH3 है। बिल्कुल सही है, ये CH3 होगा, दिस इज CH3, और इधर जो है आपका H होगा। फिर इधर क्या होगा? इधर की तरफ भी वही बकवास है सर, इधर आपका C2H5 होगा, और इधर की तरफ जो है इधर आपका H होगा। दिख रहा है ये? थोड़ा सा तुम अपने आप बनाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। सर ये इसकी मिरर इमेज, इस आदमी की जो मिरर इमेज है वो ये बन गई। आपको ये बताना है कि क्या ये आदमी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता है। तो उसने, अब देखो फिर वही बकवास आ रही है, अब सर फिर वही मुसीबत है सर, एक आध पंखे बने सर, आपने उसको मिरर बनाया, इमेज बनाया, कोई आसान काम थोड़ी ना सर, कितना कलाकारी से डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और कोई एक डायग्राम का सवाल थोड़ी ना आता है सर, कई सवाल आते हैं, हम कैसे करेंगे इस तरह के सवाल? मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। मनीष सर कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं बेवकूफ आदमी, मैंने उनको बाहर निकाल दिया। अब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा? हमारे फिजिक्स वाले सर जवाब देना चाह रहे थे, हमने जो है उनसे कहा हो गया हो गया हो गया, वो लेकिन समझदार है, मुझे पता है कुछ ना कुछ करेंगे हमारी मदद। उधर का भाई ऐसा है, ये बताओ यहां पर तुम कर क्या रहे हो? तो बात वही आ रही है सर, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, सिंस इट हैज नॉट प्लेनोसिमेट्री सो इट विल बी ऑप्टिकली, पता नहीं सर, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है, प्लेनोसिमेट्री नहीं है तो अब क्या होगा? तो उसने कहा भाई ऐसा है, मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, चढ़ा के देखो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मिरर बना के इमेज बना के चढ़ रहा है कि नहीं, ये बताओ। चलो जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो एक बार चढ़ा के देख लेते हैं सर चढ़ेगा कि नहीं। और चढ़ाने में भी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि सर कैसे भी चढ़ा लो, डंडे मत तोड़ना, बस इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना फिराना, जो करना ऊपर नीचे जैसा करना है कर लो, और उसके बाद इसके ऊपर रख दो सर, सब सही। मैंने कहा यार बड़ी मुसीबत है, अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कैसे चढ़ेगा कि नहीं। भाई ये तो सर बड़ा मजेदार है सर, ये तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको ऐसे ही घुमा दें, जरा समझना बात को, ऐसे ही घुमा, ये ऐसा है ना, इसको ऐसे ही घुमा दो यूं, और इसके ऊपर रख दो, चढ़ जाएगा। आसान नहीं है, क्योंकि कई बच्चे लिख रहे हैं सर नहीं चढ़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ कि मिरर को देखना और उसके बाद ये देखना कि वो चढ़ेगा कि नहीं, ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये दिखाई नहीं देता कि ये चढ़ रहा है। आप समझिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद इसके ऊपर रख दीजिए। जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला कार्बन वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, और जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा, यानी H अंदर की तरफ था तो H यहां बाहर की तरफ आ जाएगा। जो CH3 बाहर की तरफ था वो पलटने के बाद अंदर की तरफ चला जाएगा, वो अंदर चला गया। और सर C2H5 तो प्लेन में ही है सर, इसका मतलब ये हुआ सर अब ये सुपर इंपोज कर जाएगा। बड़ा मुसीबत है सर, आपको तो दिखाई दे गया क्योंकि आप तो रट रटा के चले आए हैं, हमें कैसे दिखाई देगा? हाँ यार ये आसान काम नहीं होता, मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, फिर चढ़ा के देखो, और फिर कैसे भी चढ़ा के देखो, ये आसान काम नहीं। लेकिन एक चीज कंफर्म है, दे आर सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजिबल, इसमें कोई शक नहीं है सर, ये सुपर इंपोजिबल है। और कैसे है सर? इस केस में अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके चढ़ा दें तो ये आराम से चढ़ जाएगा सर, बिल्कुल आराम से चढ़ जाएगा। सो दे आर सुपर इंपोजिबल। अब जब हम ये सब बकवास कर रहे थे ना, तो बाहर खड़े हुए सर ने नॉक किया, हमने कहा भाई पता नहीं कौन आ गया। कह रहे हम कह रहे थे हमारी बात पूरी सुन लो, तुम साले हमें भगा दिए हो, अब हमारी बात तुम कायदे सुनो, अब सुनो क्या हम, फिर तुम वही सब शुरू हो गए, मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, तुम बार बार बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, मिरर बनाओ, इमेज बनाओ, चढ़ा के देखो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अबे जब तुम्हें यही चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करता है कि नहीं करता है, तो हमारी पूरी बात तो सुन लेते। या तो इसके अंदर ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करे जो उसको दो हिस्सों में बांट सके, तो भी वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम इसके अंदर एक ऐसा सेंटर एग्जिस्ट करे जिसको सेंटर ऑफ सिमिट्री कहा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ सिमिट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा। एक्टिव इनएक्टिव मैं नहीं जानता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करेगा जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तो मैंने कहा सर मुझे इतनी, जब आपने अब समझाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आप मुझे मेरी मदद करने आए हैं। आप सर मुझे ये बात थोड़ा-सा खुल के और बता दीजिए कि सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है? मैं इस मॉलिक्यूल पर अभी दोबारा आता हूँ। मैं तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले बता दूँ, जो सर हमें बताना चाह रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है, तुम लोग नादान लोग हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, समझते हैं जरा। ये मान लीजिए CH3 है, ये मान लीजिए H, ये मान लीजिए CH3 है, ये मान लीजिए H, ये मान लीजिए COH है, ऐसे ही समझा रहा हूं, ये H, इधर मान लेते हैं ये COH और ये H। ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का यह मतलब होता है कि किसी भी एक ग्रुप से आप चलिए और उस मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजरिए, गुजरने के बाद वही ग्रुप दोबारा मिलना चाहिए, सेम डिट्टो। और यह चीज हर किसी ग्रुप के साथ होनी चाहिए। यानी किसी भी एक ग्रुप में, समझाता हूं भाई, किसी भी एक ग्रुप से चलना शुरू करिए और मॉलिक्यूल के बीचों बीच से गुजरने के बाद आपको वो सेम ग्रुप मिलना चाहिए। अगर वो ग्रुप ना मिला तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। किसी भी एक आदमी ने अगर ये कह दिया भाई मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में फिर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर नहीं की जाएगी, जो तुम्हारे सामने मैं दिखाना चाहता हूं। अगर मैं CH3 से चलना शुरू करता हूं, जरा समझना मेरी बात सब लोग, अगर मैं CH3 से चलना शुरू करता हूं तो आप बताइए CH3 ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? सर CH3 ऊपर की तरफ है। और जब भी, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है सर, जब भी ऊपर से चला जाता है तो नीचे निकला जाता है। जब आप ऊपर से चलते हैं तो नीचे निकलते हैं। समझ रहे हो बात को? यानी अगर आप CH3 से चलेंगे तो सर आप नीचे की तरफ निकलेंगे, मॉलिक्यूल के बीचों बीच से छेद करते हुए, और आपको सर नीचे CH3 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मिल गई सेंटर ऑफ सिमेट्री। नहीं भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक CH3 के मिलने से नहीं, हर आदमी के मिलने से होती है। सर फिर मैंने हाइड्रोजन से कहा तुम कैसे चलोगे? हाइड्रोजन बोलता है मैं नीचे की तरफ हूं, और जब नीचे से चला जाता है तो छेद करके ऊपर उठा जाता है। क्या ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा? सर नीचे से चलता हूं, ऊपर मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। सर बहुत बढ़िया सर, मिल गई सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना ना ना, एक आदमी नहीं, हर आदमी को हर आदमी मिलना चाहिए। सर COH को पकड़ते हैं, सर COH से पूछते हैं उसका क्या सीन है। COH कह रहा भाई साहब जरा चलिए, मॉलिक्यूल में ऊपर की तरफ हूं, नीचे की तरफ निकलिएगा, आपको COH मिल गया तो मजा आ जाएगा। सर COH से चलना शुरू करा, COH को COH मिल गया, सर मजा आ गया। सर ये फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, नहीं अभी बाकी लोग हैं, इस H से चलना शुरू करिए। अगर इस H से चलने के बाद आपको आगे की तरफ H मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि सर सारे लोगों को सारे लोग मिल गए। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री के नाम से जाना जाएगा, जिसको COS भी कह सकते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। कुछ समझे मेरी बात को? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मत देखो, गजब आदमी हो यार। तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री को देख रहे हो। अबे मैं तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा हूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, उसको कुछ बच्चे कह रहे हैं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सी प्लेन है इसके अंदर सिमेट्री? गजब लल्लू आदमी हो, कौन सा प्लेन मिलेगा तुम्हें इसके अंदर सिमेट्री प्लेन? सर ये वाला प्लेन भी नहीं मिल सकता, ये वाला प्लेन भी नहीं मिल सकता, ये वाला प्लेन भी नहीं मिल सकता, ये वाला प्लेन भी नहीं मिल सकता। इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा सेंटर जो मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से गुजरने के बाद जिस ग्रुप से आप चल रहे हैं वही ग्रुप आपको दोबारा मिल रहा है। सोचो अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम लगा दिया जाता, ड्यूटीरियम, बस आप समझ लीजिए नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं मिला, क्या मिला? ड्यूटीरियम। सो दिस विल नॉट बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना तो ज्यादा आसान काम होता है सर, क्योंकि देख के पता चल जाता है कि देखो यहां कुछ और यहां कुछ और, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी एक ने भी अगर यह बोला कि मुझे मेरा दोस्त नहीं मिला, तो ऐसे में फिर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक और लॉजिक, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर रिंग स्ट्रक्चर में आप ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर में ही आप सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढेंगे, तो रिंग स्ट्रक्चर में अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ रहे हैं तो रिंग इवन मेंबर्ड होनी चाहिए। ऑड मेंबर्ड रिंग में तो वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई एक कार्बन तो खाली छूट ही जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे स्टिकर नहीं होगा, हम तो स्टिकर से परेशान है। तुम लोग यार बहुत बेवकूफ आदमी हो यार। अबे स्टिकर अगर इस प्लेन में काटोगे तो ऊपर CH3 है, COH है, यहां COH CH3 नीचे की तरफ है, इस ऊपर CH3 है, नीचे H है, काय का स्टिकर? ऊपर COH है, नीचे H है, काय का स्टिकर? स्टिकर का मतलब होता है इसी तरह से काटना, इसी तरह से काट देना, या अगर मॉलिक्यूल ऐसा है तो ऐसे काट देना। अगर आप ऐसे काटते हैं, ऐसे काटा, तो ये दोनों एक जैसे हिस्से होने चाहिए, दोनों एक जैसे हिस्से, बिल्कुल एक जैसे। अगर है तो है, नहीं तो नहीं।
समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत आसान सी कहानी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और जिस तरह से फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि जिन ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करते हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, इट विल सुपर impose on its mirror image. So no chirality, and it is optically inactive. कुछ समझ में आई बात? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? हाँ सुशांत, 3D, अब देखो सुशांत, जैसे समझो यार, मतलब चैप्टर तो तुम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा ना, स्कूल में पढ़ा या किसी मास्टर से कभी पहले पढ़ा, अब किसी कोचिंग में जाके पढ़ा, स्कूल ट्यूशन में पढ़ा। लेकिन अब फिर वही ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ दिखाओगे तो दिखेगा, और जब दिखेगा तो तकलीफ हो सकती है। जब दिखाओगे ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं, जब दिखेगा नहीं तो तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन दिखेगा, अगर उस दिन तकलीफ हो गई तो बड़ी मुसीबत होती। इसलिए जो भी दिखाया जा रहा है, जितना भी दिखाया जा रहा है, सब देख के तकलीफ आज उठा लो, लेकिन इम्तिहान में कम से कम सुकून में रहो। अब सोचो अगर मैं इस डिटेल में ना जाऊं कि ऐसा ये छोड़, तो धीरे धीरे तुम्हें भी ये लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अरे वाह ये चैप्टर तो आसान ही था, है ना, समझ में आ गया, क्या करना था, अब तक तो खत्म कर देते। सोचो 10वां लेक्चर चल रहा है, इसलिए तो कि और एक एक क्लास में टाइम दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जब रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें इंपॉर्टेंस सारी खत्म हो जाएगी यार। उसमें फिर वही है सर, यहाँ धक्का मारो, इसको बाहर निकालो, इसको अटैक करो, इसको ये करो, ये रिएक्शन खत्म, ये रिएक्शन खत्म, ये रिएक्शन खत्म, उसमें बहुत कलाकारी नहीं बचेगी ना। सिर्फ यही है कि सर आप अननेसेसरी 100 सवाल करवा दीजिए, आप वुड्स रिएक्शन पे 100 सवाल दे दीजिए, ये सीएल हटाइए यहां जोड़ दीजिए, ये बीआर हटाइए यहां जोड़ दीजिए, ये हटाइए यहां जोड़ दीजिए, ये जो हटाइए, बचा नहीं ना कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम इन्हीं चैप्टर्स पे लग रहा है, क्योंकि इन चैप्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वही है कि हाइड्रोकार्बन्स में जहां रिएक्शन से स्टार्ट होती हैं, थोड़ा वहां टाइम दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन से स्टार्ट हो रही हैं तो आगे की रिएक्शंस उससे लिंक हो सकती हैं, तो आपने थोड़ा वहां टाइम दे दिया। और उसके बाद जहां आपने रिएक्शंस अपनी शुरू कर दी वो सब एक जैसा, सब अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल सर 2 क्लास में खत्म, ईथर 1 क्लास में खत्म हो जाएगा सर, ऐसे ही अल्कोहल 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा सर, इसी तरह से अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब जहां पर ये है वो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। अब नवोदयन कह रहे हैं सब लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। और क्योंकि हमने भी जब पहली बार पढ़ा होगा तो हमें भी मुश्किल लगा होगा, या हमें भी नहीं समझ में आया होगा, पता नहीं हमने कब पढ़ा होगा, तो ये हमें भी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और इसको बहुत बहुत गंदा ना बनाओ। गंदा मतलब समझते हो, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, अच्छा बताओ ये कर दे। अरे भाई जेई वाला नहीं कर रहा है यार, एडवांस लेवल में नहीं कर रहा है, मेंस लेवल पे नहीं कर रहा है, तो अननेसेसरी बवाल मचाने की जरूरत नहीं। भाई सवाल तो तमाम किताबों में केमिस्ट्री की, हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो इतनी सी होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पता ना, किताबें बड़ी मोटी मोटी, मॉरिसन बॉयड है, फिनार, क्लेडन, वाडे, न जाने कौन कौन सी, पॉला ब्रूस, न जाने कौन कौन सी किताबें आती हैं, उसमें तो बवाल मचा पड़ा है सर। आप किसी भी किताब में घुस के एक एग्जाम्पल ले आइए, ये देखिए इसमें क्या होगा। अरे सर हमसे नहीं पूछ रहा है ना, हमसे नहीं पूछ रहा, हमसे सिलेबस की बातें पूछ रहा है, हमसे मतलब की बातें पूछ रहा है। हमको बहुत केमिस्ट्री में एप्लीकेशन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं दे रहा है, हमको कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत आसान। समझ में बात को? सबको समझ में आ रहा है ना? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, आएगा समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। हाँ प्रियदर्शी कह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन हमें पूरा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हम सोच रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो। इसी पे एक बार ये तुमसे पूछ लेते हैं कि तुम ये बता दो मुझे जल्दी से सब लोग, ये इनएक्टिव क्यों हो गया था फिर? इसको इनएक्टिव आपने कैसे बोल दिया था? आपने बोल दिया था ना दे आर सुपर इंपोजेबल, और आपने बोला था इट हैज नॉट प्लेनो सिमेट्री। सो क्या इसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री है? क्या ये सुपर इंपोजेबल है? हाँ, तुमने देखा था घुमा देंगे तो सुपर इंपोज कर जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए। चेक कर लीजिए सर, इसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री है। आप देखिए जरा सर, इस C2H5 से चलेंगे तो C2H5 मिलेगा, छेद करके आगे निकलिएगा सर, ये देखिए छेद करके आप आगे निकले, आपको C2H5 मिल गया, बहुत बढ़िया सर।
फिर सर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हर आदमी को हर आदमी मिलना चाहिए। चलिए इधर चलते हैं सर, ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है? बाहर की तरफ, और बाहर से जब छेद करके चलते हैं तो अंदर जाते हैं सर। अरे सर ये इसमें क्या केमिस्ट्री है सर, बाहर से अंदर आएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ सर जब बाहर से आप आगे निकलेंगे तो अंदर की तरफ हाइड्रोजन मिलना चाहिए। मिल गया सर, मिल गया, अंदर हाइड्रोजन मिल गया, बिल्कुल सही है सर। मिल गई सेंट्रोसिमेट्री, नहीं नहीं अभी मिथाइल बच गया है। मिथाइल अंदर है या बाहर है सर? मिथाइल तो अंदर है, तो फिर जब छेद करके निकलोगे तो बाहर निकलोगे सर। मिल गया सर, मिल गया, बाहर निकलेंगे सर, छेद करके बाहर निकलेंगे। ये देखिए सर बाहर करने मिल गई हमको हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड सिंस ये मॉलिक्यूल के बीच में एक ऐसा छेद जिसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जा सकता है, मनीष सर का या फिजिक्स वाले सर जो भी हैं हमारे, उनका खास धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि अब हम इतनी बकवास से बचते हैं, क्योंकि अब हमें ना मिरर बनानी ना इमेज बनानी, हम सिर्फ इन दो सिमेट्रीज को देखकर अपना काम चलाया करेंगे। मेरी बात सबके समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है? हो सकता है भाई सबके समझ में आ गया। चलिए ठीक है सर, अब इसका मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में मुझे आप और अच्छा ऐसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। किसी मॉलिक्यूल में पीओएस ढूंढना आसान है या सीओएस? पीओएस ढूंढना आसान है? पीओएस ढूंढना आसान है या सीओएस? बताओ, पीओएस या सीओएस? ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर पीओएस, जबकि नहीं ऐसा है। सीओएस ढूंढना ज्यादा आसान है, क्योंकि सीओएस में कुछ करना ही नहीं है। क्यों? अब देखिए कितना आसान हो गया, ना काटना ना पीटना। इधर दिखा C2H5, ऊपर दिखा C2H5, बहुत बढ़िया। इधर दिखा CH3 अंदर की तरफ, वो दिखा बाहर की तरफ। इधर दिखा H अंदर की तरफ, वो बाहर की तरफ। मस्त हो गया। सीओएस ढूंढना आसान है, इसलिए पहले सीओएस निपटा दिया करो। अगर सीओएस मिल गई तो बात ही खत्म हो गया, ना मिली तो पीओएस ढूंढा करो। पता चला 15 मिनट तो पीओएस ढूंढने में निकाल दिए और पीओएस मिली नहीं, और पता ये चला कि उसके अंदर सीओएस है। कितना टाइम बर्बाद होगा सोचिए आप। इसलिए पहले सीओएस को निपटा दिया करो। सीओएस ढूंढना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्यों? एक तो सर, एक तो रिंग में देखी जाती है। दूसरा सर, दूसरा ये कि आप इवन मेंबर्ड रिंग में देखी जाती है, ऑड मेंबर्ड रिंग में मिलती ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर पहले रिंग को देख के अपना निपटा देंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। क्लियर है ये वाली बात? सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और इसी पॉइंट को लेकर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊं तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर मैं अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लूं जिनमें मुझे सिमेट्रीज के बारे में आंसर या एक्टिविटी के बारे में आंसर निकालना हो, तो आंसर कैसे निकल के आएगा। तो चलिए नेक्स्ट केस बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम पर चलते हैं। क्या कहता है कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम? सर कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम के बारे में हमारी बात पहले हुई है, और यह बात हुई है कि अगर कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम आपने लिया, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम था, और इस कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम के बारे में बात हुई थी। ये हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4। ठीक, आपको ये बताना है कि क्या ये सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है? राकेश बेटा अभी अभी एक सेकंड रुकना, पीओएस है सीओएस दोनों नहीं है तो भी हम बात करेंगे, अभी एक सेकंड रुकना, हम बात करेंगे इन सब बारे में। जल्दी से बताओ, क्या इस आदमी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है? तो मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इस आदमी के अंदर जो है, या फिर ये कि इसके अंदर क्या पीओएस है या इसके अंदर सीओएस है वगैरह वगैरह, ये सवाल आ गया कि क्या इस आदमी के अंदर पीओएस या सीओएस है। पीओएस और सीओएस चलिए ढूंढ के देखते हैं। तो अब तुम समझो इस बात को, हमें एक चीज तो कंफर्म है ही कि ये हमारा एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है जो इवन कॉन्टिन्यूअस है। तुम लोग को याद आ रहा है ये वाली बात, दिस इज इवन कॉन्टिन्यूअस।
और अगर ये इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है तो हमने क्या याद करा था, अगर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है तो इधर के जो दो लोग हैं और इधर के जो दो लोग हैं दे आर परपेंडिकुलर। कुछ याद आ रहा है सर? अगर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम होंगे तो R1 R2 आर परपेंडिकुलर टू R3 R4। बताओ मेरी बात सबको समझ में आ रही है? R1 R2 और R3 R4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर। लॉजिकल है सर। आप अब ये बात हो चुकी है हमारी। यानी अगर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम हुआ, इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम हुआ तो उस केस में ये कंफर्म हो जाएगा कि सर ये पक्का हमारा R1 R2 और R3 R4 परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है ये? सर अब आप ये जानना चाहते हैं कि पीओएस होगा या सीओएस होगा, तो सर एक चीज मेरी आप सुन लीजिए, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्लियर हो गया, मैं बिल्कुल अकल नहीं लगाऊंगा और ये बात आप सबको आपको अपने आप पता चलनी चाहिए कि सर एक चीज क्लियर हो गई कि सीओएस की तो बात ही मत करिएगा सर। सीओएस तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती सीओएस? सर समझिए इस बात को, सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि किसी एक आदमी से चलिए, छेद करिए, आगे निकलिए, आदमी मिलना चाहिए, यही होती है सर। अभी आपने कहा था R1 R2 और R3 R4 दे आर परपेंडिकुलर। कुछ समझ लो बात को क्या हो रहा है? सर ये दो लोग इस प्लेन में और दो लोग इस प्लेन में। क्लियर है सर? दो लोग इस प्लेन में हैं और दो लोग इस प्लेन में, दे आर परपेंडिकुलर। ये लीजिए ऐसे करते हैं, यानी दो लोग ऐसे हैं और दो लोग ऐसे हैं। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना, दो लोग इस प्लेन में हैं वर्टिकल और दो लोग हॉरिजॉन्टल, यही तो होता है परपेंडिकुलर प्लेन। अब सर किसी एक तरफ से चलना शुरू करिए सर। चलिए चलते हैं, इधर से चलते हैं। जब आप इधर से चलेंगे, जरा समझना, जब आप इधर से चलेंगे इस वाले हाथ से सर, ऐसे सीधे सीधे आएंगे, बीच में छेद करेंगे और छेद करने के बाद आप आगे निकल के आएंगे। जब आप आगे चलेंगे तो आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, यहां खाली है। यानी ऊपर से चल रहे थे, आपको नीचे जाना है, नीचे कुछ नहीं मिलेगा सर। इसी तरह से दाएं से चलेंगे, बाएं जाना है सर, इधर कुछ नहीं मिलेगा सर। मेरे कहने का मतलब, ऐसे देख लो ना यार, ऐसे देख लेते हैं। जब ऊपर से चलेंगे नीचे खाली है और जब राइट साइड से चलेंगे तो आगे खाली। इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे सर तो आपको किसी भी एक आदमी से चलने के बाद दूसरा आदमी मिल ही नहीं सकता, खेल ही खत्म हो गया। यानी सीओएस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सीओएस तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बचा पीओएस। तो क्या पीओएस हो सकता है? सर पीओएस के बारे में एक बार सोचते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहती? प्लेन ऑफ सिमेट्री सर हो सकती है। कैसे हो सकती है जरा बताइए? चलिए चेक करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है कैसे? सर देखिए सिचुएशन ये, आप समझ रहे हैं? सिचुएशन ये, इस तरह की सिचुएशन है जिसमें दो लोग इस प्लेन में हैं और दो लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सर अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है कैसे? सर आप इसको इस प्लेन में काट दीजिए। जब आप इसको इस प्लेन में काटेंगे तो क्या होगा? इस प्लेन में काटने से इस प्लेन में अगर आप काटते हैं तो सर ये तो आधे आधे कटेंगे, समझ रहे हैं? ये तो अब 20 से कटेगा और जो ये वाले लोग हैं ये आधे आधे कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है अगर R1 is not equal to R2 and R3 is not equal to R4। अगर ऐसा है तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। समझो जरा बात को, मैं फिर से बोलता हूं कैसे। मान लीजिए ये दोनों सेम है, कौन से? R1 R2 सेम, ये ऐसे, ठीक है, और ये R3 R4 है जो अलग अलग है। अब क्या होगा सर? अब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी जरा समझना। ये दोनों सेम है तो आप सर ये वाला प्लेन ले लीजिए, ये वाला प्लेन। तो ये दोनों तो एक जैसे, ये दोनों तो एक जैसे, बराबर कट गए, कच 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 कच, और इधर वाले दोनों प्लेन में है। तो सर जब आप इसको इस प्लेन में काटेंगे तो R3 ऊपर, आधा R3 नीचे, आधा R4 ऊपर, आधा R4 नीचे, यानी बिल्कुल एक जैसा प्लेन मिलेगा। बताओ उन दोनों प्लेनों में क्या क्या आएगा? सर इस वाले प्लेन में आधा R3, आधा R4 और पूरा R1। समझ रहे हो बात को? और नीचे वाले प्लेन में क्या आएगा? पूरा R1, क्योंकि R1 R2 अगर सेम है। अगर आप इन दोनों को सेम ले लेते हैं तो क्या होगा? जब आप इन दोनों को सेम लेंगे तो जैसे ही आप इसको काटेंगे तो ये दोनों तो सेम है, तो यहां ये तो सही है, अभी सही चल रहा है। और जब इसको काटेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये आधे आधे कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ सर अगर ये दोनों अलग भी हैं और वो दोनों सेम है तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और अगर वो दोनों सेम है और ये अलग है तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे? सर अगर ये दोनों सेम है तो आप वर्टिकल प्लेन ले लीजिएगा। जब आप वर्टिकल प्लेन लेंगे तो ये दोनों तो सेम है, समझ रहे बात को? सर ये दोनों तो सेम और ये वाले लोग हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में, तो जब ऐसे काटेंगे तो ये दोनों तो सेम है और ये वाले आधे आधे कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ सर आपको ये वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबको ये बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम दे दूं,
अगर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम दे दूं तो ऐसे में यह सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, या प्लेनोसिमेट्री की अगर बात करूं तो ऐसा सिस्टम प्लेनोसिमेट्री रख सकता है अगर R1 R2 बराबर ना हो और R3 R4 बराबर ना हो। यानी ऐसे में आपको प्लेनोसिमेट्री बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन अगर R1 R2 आपस में बराबर हो गए या फिर R3 R4 बराबर हो गए तो आपको प्लेनोसिमेट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। हां, R1 R3 बराबर हो सकते हैं सर, R4 R2 बराबर हो सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे एक तरफ के लगे दो लोग सेम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ के लगे दो लोग सेम हो गए तो आपको प्लेनोसिमेट्री पक्का मिल जाएगी, और ऐसे में सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होने से प्लेनोसिमेट्री अगर मिल गई तो भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। आयुष कह रहा है सर समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। आयुष थोड़ी सी अकल लगाओगे तो समझ में आएगा। एक बार अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दो और जरा इसको ऐसे बना के देखो, अभी समझ में आ जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर सिचुएशन है, अगर ये परपेंडिकुलर सिचुएशन समझ लो, ये दोनों इस प्लेन में और ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर सिचुएशन है और आप एक ऐसा प्लेन ले रहे हैं जिसमें मान लीजिए ये दोनों सेम, ठीक है, अगर R1 R2 सेम, तो अब आप बताइए कौन सा प्लेन लेंगे। सर अब मैं ये वाला प्लेन लूंगा, ये वाला। जरा समझना क्या होगा सर, जब आप ये वाला प्लेन लेंगे तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये तो बराबर बराबर बटेंगे, ये तो ऊपर नीचे सेम है। ये वाले जो दो लोग हैं ये आधे आधे कट जाएंगे। तो अब जो आपका प्लेन बनेगा वो प्लेन बिल्कुल ऐसा बनेगा जो इन मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट रहा। समझ रहे बात को? यानी अगर किसी भी एक तरफ के दो लोग सेम हो गए तो आपको पक्का प्लेनोसिमेट्री मिल जाएगी, और अगर आपको प्लेनोसिमेट्री मिल गई तो आप पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी इस तरह का जो कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, ये कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑप्टिकल इनएक्टिव तब होगा जब इसमें R1 और R2 जो है वो सेम मिल जाएंगे। यानी ये जो है इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड का सिस्टम है, और इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम की कहानी क्या है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपको कभी मिलेगी नहीं, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री से मतलब ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर आप बात करते हैं तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है अगर R1 R2 बराबर हो जाए या R3 R4 बराबर हो जाए, और अगर ये बराबर नहीं है तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, आप पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, आप पक्का ऑप्टिकली एक्टिव हो। समझ में आ रहा है? यानी क्या कहना चाह रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है अगर देखो, अगर यहां पर टिक कैसे लगाए, मतलब ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, टिक नहीं लगाते, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ R1 is not equal to R2 and R3 is not equal to R2, then no plane of symmetry, no plane of symmetry। और अगर कहीं आपके R1 R2 बराबर हो गए या फिर R3 R4 बराबर हो गए तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल से लेता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए कैसे। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं सर, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इधर आ गया CH2 CH3 और इधर आ गया H। बताइए क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा? चलिए और लोगों को चेक करते हैं। H C C H H H, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं, और ले लेते हैं CH3 C C C C H, एक ये ले लेते हैं, और ले लेते हैं C C C C, इधर आ गया CH3, इधर आ गया H, इधर आ गया CH3, इधर आ गया H। मुझे जल्दी से बता दो इन चारों में से किसके अंदर तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती? P Q R और S, इनमें से किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये चेक करते हैं। किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती? जल्दी से चेक करके बताओ, दिमाग लगाना भाई। भाई देखो सब लोग समझो बात को, ये याद रखनी है, ये ध्यान रखना है यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो सब लोग इस बात को समझे कि सर ये कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम का है। चलिए चेक करते हैं सर, ये इवन पाई बॉन्ड सिस्टम, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। ये इवन, अगर कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड, अगर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो कोई लेना देना ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री से तो कोई लेना देना नहीं है। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो सकती है, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो सकती है। तो जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो क्या होगा सर, क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है। तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो इस मॉलिक्यूल को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये दोनों और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोर्ड का प्लेन नहीं है, परपेंडिकुलर है। और सर ये दोनों अगर सेम हो गए तो आप इसको इसी प्लेन में काट दीजिएगा, CH3 CH3 एक जैसे हो जाएंगे, और ये वाली बॉल और ये वाली बॉल आधी आधी बट जाएगी। सर खेल खत्म, समझो बात को। इसका मतलब ये हुआ सर, इट हैज POS, इसमें कोई शक नहीं है। वाई?
वाई? बिकॉज R1 एंड R2 आर सेम। क्योंकि R1 R2 सेम है, ये R1 था, ये R2 था। क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर पीओएस नहीं हो सकती। बताओ, समझे मेरी बात? P के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज R1 एंड R2 दे आर सेम, एंड इफ R1 R2 सेम हो गए तो ऐसे में सर पीओएस बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए इधर आते हैं, ये क्या सीन है सर? ये भी कॉन्टिन्यूअस इवन है, ये भी इवन कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इवन कॉन्टिन्यूअस। तो अगर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम यहां पर भी है तो ऐसे में आप कैसे चेक करेंगे सर? क्या चेक करना सर? इस बार भी वही हो रही है कहानी। ये R1 है, ये R2 है सर, R1 R, और यहां तो सारे ही सेम है सर। R3 है, R4 है सर। साफ दिखाई देता है कि R1 बराबर R2 दे रखा है, इतना ही बहुत था। यहां तो R3 और R4 भी बराबर दे रखा है सर। इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का सवाल ही नहीं उठता। यह आदमी पीओएस शो बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 सर, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड सिस्टम। दिस इज कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड सिस्टम। और अगर कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो एक बार चेक करेंगे यहां क्या चीज है सर? यहां CH3 है, यहां H है। इसका मतलब यह हुआ सर, पहली कंडीशन तो सही लगती है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, R1 और R2 आपस में बराबर नहीं। इधर की तरफ चेक करते हैं। इधर जब चेक करेंगे तो क्या होगा? इधर सर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये बकवास है सर, जिसमें एक आदमी को आप R3 बोल सकते हैं, एक आदमी को आप R4 बोल सकते हैं। और इस बार R1 R2 बराबर नहीं है और R3 भी R4 के बराबर नहीं है। आप इसको किसी भी प्लेन में नहीं बांट सकते। इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई शक नहीं है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर मिलेगी। अरे यार, ये सब उल्टा। शिट। एक सेकंड, हमें ये पूछा था कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब समझ लो, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सब उल्टे लिख दिया मैंने। समझ लो बात को, ये सही कर लो यार, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि वो प्लेन मिल जाएगा ना, मैं गलत ही लिख रहा था। ठीक है, तो यहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिल जाएगी यहां, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको इस प्लेन में काटेंगे तो बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो यहां पीओएस पक्का मिल जाएगा। इसी तरह से सर ये दोनों सेम है, यहां भी पीओएस पक्का मिल जाएगा। यहां ये भी अलग है, ये भी अलग है, यहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। मैं पता नहीं क्या गलत लिख रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? उल्टा 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 लिख दिया था। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर R1 R2 सेम आ गए या R3 R4 सेम आ गए तो आप समझ लीजिएगा आपको कोई ना कोई एक प्लेन मिलने वाला है जो आपके मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, और अगर वो दो बराबर हिस्से बढ़ गए तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर आपको R1 R2 बराबर ना मिले और अगर आपको R3 R4 बराबर ना मिले तो ऐसे में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ना इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो तो मिल ही नहीं सकती थी, और ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में बात? सबको समझ में आया? चलिए इधर आते हैं, इधर आते हैं। इधर वाले में क्या है सर? इधर अगर आप चेक करते हैं तो इस केस में आपके 1 2 3 4 ये भी कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड सिस्टम है। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड। और अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड है तो ऐसे में ये वाला ग्रुप R1, ये समझ रहे हो बात को? ये वाला जो ग्रुप है वो आपका R1 और ये वाला H, ये अलग अलग हो गए, यानी R1 इज नॉट इक्वल टू R2। चलिए ये तो बहुत बढ़िया हुआ, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। चलिए एक बार R3 R4 को और देख लेते हैं। तो जब आप R3 R4 को देखेंगे तो ये R3 है, ये R4 है, और इस बार भी यही समझ में आता है कि R3 R4 आपस में इक्वल नहीं। सो दिस वाज R1, this is R2, this is R3 and this is R4. So R3 is not equal to R4। यानी ना R1 R2 बराबर है, ना R3 R4 बराबर है। आप चाहकर भी इसको दो पार्ट्स में बांट नहीं सकते। सो इसका मतलब यह हुआ इस आदमी के अंदर पीओएस एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं देखूं तो किस किस आदमी के अंदर पीओएस एग्जिस्ट कर रही है? फर्स्ट और सेकंड के अंदर पीओएस एग्जिस्ट कर रही है, और थर्ड और फोर्थ में पीओएस एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझो बात। प्रीवियस पेज में त्रुटि हो गई है, कहीं ये तो गलत नहीं दिया। R1 R2 अगर बराबर नहीं है और R3 R4 बराबर नहीं है, देन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही है। अगर R1 R2 बराबर नहीं है और R3 R4 बराबर नहीं तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब मिलेगी? जब या तो इधर के दो लोग बराबर हो या उधर के दो लोग बराबर हो, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। समझ में आ रही बात? सब लोग इसको समझो। इसमें अच्छी बात यह है कि ये दोनों लोग और ये दोनों लोग परपेंडिकुलर प्लेन हैं। तुम समझ ही नहीं रहे बात को। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको 20 से काट दीजिए। यार गजब लल्लू आदमी हो, 20 से काटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों CH3 इस प्लेन में है और ये दोनों CH3 परपेंडिकुलर हैं। तुम समझ ही नहीं रहे बात को यार। ये दोनों ऐसे और ये दोनों ऐसे, अब 20 से काट दो, क्या होगा सर? ये लोग इस प्लेन में रहेंगे और ये लोग इस प्लेन में रहेंगे, सिमेट्री नहीं मिलेगी।
इसीलिए तो समझाना चाह रहे हैं कि इफ यू आर इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम, इन दैट केस सिमेट्री का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो इधर के दो लोग सेम होंगे या उधर के दो लोग सेम होंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी सिस्टम सेम हो गया तो सिमेट्री मिलेगी, वरना सिमेट्री नहीं मिल सकती। इसको समझो बात को। हाँ, एंड नहीं, ओ, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल और है, मतलब कोई भी एक तरफ का सेम, इसको और लिख लो तुम, मतलब हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब या तो ये बराबर हो या फिर ये बराबर अगर नहीं है, मतलब समझ लो कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं यार, एंड ही लिखो ना, गजब लल्लू आदमी तुम लोग, बेवकूफ बना रहे हो। एंड ही सही है। R1 R2 भी बराबर नहीं होना चाहिए और R3 R4 भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको प्लेनो सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसको आराम समझो, बहुत सीधा है, और लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब तुम्हें वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली बात याद आएगी। कौन सी? कि जब इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम होते हैं तो इधर के दो और उधर के दो ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी दो ऐसे होते हैं और दो ऐसे होते हैं। तो अब बीच से काटने वाला सीन तो वैसे ही खत्म हो गया। अब बचा कौन सा? सर एक ऐसे काटने वाला, वो और सोच लेते हैं, तो ऐसे काटना और ऐसे काटना ये समझ लेते हैं। तो ऐसे में सर ये तभी हो सकता है जब कोई भी दो लोग एक जैसे मिल जाए तो आपको प्लेनो सिमेट्री मिल सकती है, अदरवाइज प्लेनो सिमेट्री नहीं मिलती। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? ये प्लेनो सिमेट्री वाली बात समझ में आ गई? यानी कॉन्टिन्यूअस, अब इसी में अगर मान लीजिए इवन सिस्टम की जगह ऑड सिस्टम होता तो बड़ा आसान है सर। ऑड सिस्टम में तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस ऑड सिस्टम ले लूं तो क्या होगा? अब कॉन्टिन्यूअस ऑड सिस्टम में क्या करना होगा? मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ये सी ऑड में, पहले ऑड को ऐसे ही समझते हैं जरा, इसी डबल बॉन्ड समझते हैं। ये R3, ये R4, ये R1, ये R2, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे। अब वो कह रहा बताइए ऑड सिस्टम में क्या होगा? तो दिस इज ऑड सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस सिंगल बॉन्ड है सर। ऑड सिस्टम क्या बताया गया था इसके अंदर? इसके अंदर ये बताया गया था ये वाले दोनों और ये वाले दोनों सेम प्लेन में होते हैं। कुछ याद आ रहा है? R1 R2 एंड R3 R4 ये सेम प्लेन में होते हैं। और अगर ये दोनों सेम प्लेन में हैं तो इसका मतलब ये हुआ सर स्टीकर बना लीजिए, खेल ही खत्म करिए। यानी ऐसे सिचुएशन में स्टीकर बन जाएगा, और अगर स्टीकर बन गया तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये हमारा प्लेनो सिमेट्री मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अब एक प्लेन में होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं जल्दी से बताओ जरा, क्या यहां प्लेनो सिमेट्री दिखती है? सर यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां आयोडीन है। जल्दी से बताओ, यहां प्लेनो सिमेट्री दिखती है, और ये भी बताओ कितनी प्लेनो सिमेट्री दिख रही है? यहां फ्लोरीन है, यहां भी फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है। एक और ले लेते हैं, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। जल्दी से मुझे सोच के बताओ, क्या पहले वाले में आपको प्लेनो सिमेट्री मिलती है? सर बिल्कुल मिलती है। सोचना क्या है सर, कैसे प्लेनो सिमेट्री मिलती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं मिल रही है। आप इसको क्या प्लेनो सिमेट्री समझते हैं? नहीं सर, ये तो प्लेनो सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या इसको प्लेनो सिमेट्री समझते हैं? नहीं सर, ये भी प्लेनो सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। अरे तो फिर प्लेनो सिमेट्री कौन सी है? सर स्टीकर, स्टीकर है इसकी प्लेनो सिमेट्री, बिकॉज ये वाले दोनों एटम्स और ये वाले दोनों एटम्स सेम प्लेन में है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये ऑड कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है, ये सारे लोग एक ही प्लेन में हैं, और अगर ये सारे लोग एक ही प्लेन में हैं तो आप इसका स्टीकर बना सकते हैं। सर आधा इधर चला जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा, आधा आगे आ जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा पीछे चला जाएगा। सर इसका स्टीकर बन सकता है, और अगर इसका स्टीकर बन सकता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सर एक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? सो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज बिकॉज ऑफ स्टीकर। सर स्टीकर। क्लियर? समझ में आया? चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा? सर दूसरे वाले में भी प्लेनो सिमेट्री है, इसमें फिर कुछ सोचना नहीं, सिर्फ प्लेनो सिमेट्री दिखाई देती है। सर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस बार भी ये स्टीकर बन सकता है। सर ये Cl है, ये Br है, ये F है, ये F है, ये सारे चारों सेम प्लेन में है, तो ऐसे में सर इसका भी स्टीकर बन सकता है। आधा Cl आधा, आधा बाहर, आधा Br आधा इधर, आधा इधर उतरेगा, आधा उधर उतरेगा, आधा इधर उतरेगा, आधा उधर उतरेगा। सर ये भी स्टीकर बन सकता है, ये भी स्टीकर बन सकता है। इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है ये वाली बात?
मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की ज्योमेट्रिकल वगैरह की आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं क्या ये आदमी ऑप्टिकल एक्टिव है, क्या ये आदमी प्लेनोसिमेट्री रखता है। तो सर क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है जो कि ऑड होता है, अगर तुम्हें याद हो बताया गया था ऑड के केस में इधर के दोनों और इधर के दोनों सेम प्लेन में होते हैं, तो इस बार जो सिचुएशन है वो ये प्लेन में, सेम प्लेन। तो सर इसी प्लेन में इसको छील लीजिए, खत्म हो गया। इसी प्लेन में जब आप इसको छीलेंगे तो आधा एफ आधा एफ, आधा सीएल आधा सीएल, आधा एफ आधा बीआर आधा बीआर, सर बिल्कुल दो बराबर हिस्से बन जाएंगे। ये आदमी पक्का प्लेनोसिमेट्री रखे। क्लियर है ये वाली बात। इधर आते हैं, इधर वाले में भी सेम सिचुएशन सेम है सर, ये वाला सीएल सेम प्लेन में है, ये वाला फ्लोरीन सेम प्लेन में है, तो स्टीकर तो बनेगा ही सर। सेम प्लेन में जब मामला तो स्टीकर तो बनेगा ही, इसका मतलब सर स्टीकर तो होना ही है, स्टिकर तो होना है। इसके अलावा सर मुझे एक और ऑप्शन दिखाई देता है, इसके अलावा मुझे दिखाई देता है कि आप ये वाला प्लेन भी ले सकते थे। कौन सा प्लेन? आप ये वाला प्लेन भी ले सकते हैं। समझो बात। इसके अलावा कोई प्लेन? हाँ सर ये वाला वर्टिकल ले सकते थे। वर्टिकल नहीं ले सकते क्योंकि वर्टिकल में उधर दो फ्लोरीन है, दो क्लोरीन है। सर एक प्लेन ये भी ले सकते थे। इसका मतलब ये हुआ अगर टोटल प्लेनोसिमेट्री की बात करें तो इस आदमी के अंदर स्टिकर प्लस वन, टोटल दो प्लेनोसिमेट्रीज देखने को मिलेंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी अगर इन सब में प्लेनोसिमेट्रीज हैं, जैसे इसके अंदर भी पीओएस एग्जिस्ट कर रही, तो एक चीज तो क्लियर है, जैसा बताया गया था कि हमारा ये वाला आदमी भी इनएक्टिव होगा, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव। ये वाला आदमी भी मेरा इनएक्टिव होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव, इसमें भी कोई शक नहीं। यानी जिस कंपाउंड में प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री मिल रही है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेंट्रोसिमेट्री भी मिल सकती थी, आप अगर ढूंढे तो इनमें से किसी में सेंट्रोसिमेट्री भी मिल सकती है। सब प्लेन में ही है तो सब प्लेन में सर ऐसा क्रॉस बन सकता है सेंट्रोसिमेट्री का। लेकिन हम तो सिर्फ पीओएस ढूंढ रहे थे सर, पीओएस तो वैसे ही समझ में आता है सर। इस तरह का सिस्टम कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, क्योंकि जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड सिस्टम, सॉरी ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम की कहानी होती है तो उधर के लगे दो और इधर के लगे दो वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। और जब ये सेम प्लेन में आ जाते हैं तो आप इनको स्टिकर बना सकते हैं, जिसकी वजह से एक प्लेन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी तो वो शो करेगा ही करेगा। श्रेया कह रही है इसका मतलब ऑड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बिल्कुल सही है, ऑड कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा, अगर कोई और स्टीरियो सेंटर नहीं, हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम की वजह से एक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो दिस ऑड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आई बात? चलिए जरा जल्दी से एक आध कोशिश करते हैं, एक आध वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं। भाई तुम लोग फोन उठा लिया करो, एक आध वीडियो कॉल करते हैं। किसी को कॉल लग जाए तो देखते हैं कोई उठाता है कि नहीं। अंशिका को मिला है, अंशिका फोन उठा रही है। हाँ अंशिका को मिल गया, अंशिका ने हटा भी दिया, बहुत बढ़िया। कोई और बच्चा? एक बार बात करके देखते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने नोट्स वोट्स बनाते हो, करते हो या नहीं करते हो। जल्दी बताओ भाई, जल्दी से उठाओ फोन। श्रेया, श्रेया को फोन मिल गया। हेलो श्रेया, श्रेया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही है श्रेया। आवाज नहीं आ रही श्रेया, एक बार बोलो बेटा। चलो छोड़ो, यहां तो यही सिस्टम है। हाँ अनुभव आ गया भाई, अनुभव कहाँ गया अनुभव? नमस्ते सर।
किसी और बच्चे को भी कॉल मिला, कई बच्चों को कॉल मिला है, देखते हैं कोई उठाता है कि नहीं। हाँ, किसकी आवाज आ रही है? कल्पना, एक बार बोलो बेटा। श्रेया तुम भी कुछ बोलो। हेलो सर। हेलो श्रेया, कैसे हो बेटा? तुम्हारी आवाज आ रही है अब। सर मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तुम कहाँ से क्लास करती हो? सर मैं सहारनपुर से, यूपी से। अच्छा, यानी रुड़की के जी पास में हो। तो फिर तो जी। रुड़की एक अच्छा टारगेट है, आईआईटी रुड़की। हाँ जी सर, आईआईटी रुड़की मतलब हम अपना कैंपस भी है एक। हाँ, सहारनपुर में पेपर एंड पल्प का। जी सर। हाँ, मैंने वहीं से इंजीनियरिंग की है, तो मुझे आइडिया है। पेपर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा कैंपस बना हुआ है। तो जब हम सर एनसीसी में। जी। सर आप इसी कैंपस में से थे? नहीं, मैं सहारनपुर वाले कैंपस में नहीं था, मैं रुड़की में था। और हम लोग बीच में कभी कभी एनसीसी कैंप हमारा सहारनपुर पेपर एंड पल्प जहाँ है वहां पर जाया करता था। तो मुझे आइडिया है जी वहाँ का। और हमारे यहाँ पढ़ने भी बहुत सारे बच्चे सहारनपुर से आईआईटी में आते थे, तो सर, काफी जैसे आइडिया। जैसे एग्जाम पास आ रहा है बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही है। नहीं, तो ये गलत हो रहा है। देखो, मैंने तुम उस दिन भी तुम्हें समझाया था, मैं फिर एक बात समझा रहा हूं। और ये जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कल्पना हो गई, कल्पना तुम्हारा पूरा वीडियो नहीं आ रहा है। आयुष है, ये नो नेम है, ये जो जो लोग जो भी, हाँ कल्पना आप दिखाई दे रही हो तुम। तो ये जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी बताया था, इस टाइम पर अगर आकर तुम खुद सोचो, इस टाइम पर आदमी कैसे हटेगा? इस टाइम पर कोई आदमी क्यों छट रहे हैं? अब तक क्या हो रहा था, तुम लोग काफी दिनों से क्लास कर रहे थे, तो मान लीजिए जिस टाइम पर आईआईटी की तैयारी करने की सोची थी, उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, या ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम आईआईटी चले जाएंगे या हम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, तभी तो तुम तैयारी करने की सोच रहे हो। यानी तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे घर वालों के दिमाग में उस टाइम पर यह रहता है कि अच्छा है, कर लेंगे। थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, उन लाखों लोगों में से जिन्होंने तैयारी करने की सोची थी, उनमें से लाखों लोगों में से कई लाख लोग हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो कोप अप नहीं कर पाते, उनके बस की नहीं। ठीक है, चलिए और 2 महीने आगे चलते हैं। उन आगे के 2 महीनों में कुछ और लाख लोग गिर जाते हैं। चलिए और 2 महीने आगे चलते हैं, कुछ और गिर जाते हैं। आज जैसे तुम हो श्रेया, या इस तरह के और सारे बच्चे हैं, ये आज हैं, गिरे नहीं है, ये आज हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अब ये कब गिरेंगे? मुसीबतें तो तुम लोग के सामने भी आई होंगी, तुम्हारे सामने भी आयनिक इक्विलिब्रियम चला था, तुम्हारे सामने भी सॉलिड स्टेट चला था, तकलीफ तो हुई होगी, अरे हाँ सर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ये सर दर्द वो सर दर्द, सही है सर, लेकिन अब गिरे नहीं थे सर। हम तब खड़े रहे थे और आज तक खड़े हुए हैं। अब ये बताओ, अब कौन गिरेगा सर? जब इतनी मुसीबतों को झेलते झेलते तुम आ गए हो, तो एक चीज तो क्लियर है कि अब जब उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाएंगी तो उससे तो तुम नहीं डरोगे, क्योंकि ये तो हमने देख लिया सर। अब कैसे गिरोगे? अब गिरने का श्रेय यही एक रास्ता बचा है जो तुम बता रही हो कि सर घबराहट हो रही है, सर वो अंदर से अजीब सा लगता है, अब हम पता नहीं कर पाए। अरे यार, इन सब चक्करों के चक्कर में मत गिर जाना। तुमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, तुम यहां तक पहुंच गए, अब कहीं इस चक्कर में मत गिर जाना, क्योंकि इस चक्कर में भी लाखों गिरते हैं, क्योंकि सेलेक्ट तो वही 10,000 होते हैं। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यानी ये अब एक आखिरी रास्ता बचा है तुम्हारे गिरने का, ये हर्डिल आखिरी हर्डिल है। अब सर ये पढ़ाई से डर नहीं लगता सर, अब आप बम फोड़ देंगे, हमने बहुत बम फोड़ दिए सर, हमने बड़े बड़े बम फोड़े सर, हमें डर नहीं लगता, हम माथा फोड़ के सीख लेंगे सर, इवन कॉन्टिन्यूस पाई बॉन्ड सिस्टम, ऑड कॉन्टिन्यूस पाई बॉन्ड सिस्टम हम सीख लेंगे सर, हमने बड़ी बड़ी चीजें सीखी हैं, हम इसको भी सीख लेंगे। हमें अब इस चीज से नहीं डर लगता, लेकिन कहीं अब इस चक्कर में मत गिर जाना, सर क्या करेंगे सर, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं, डर लग रहा है सर, हम अंदर से परेशान हो रहे हैं। अब ये गड़बड़ मत करना भाई। और ये सिर्फ श्रेया तुमसे नहीं कह रहा हूं, ये जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं इन सबको कह रहा हूं यार, इन सबको ये बात कह रहा हूं कि भाई साहब, अब कम से कम इतने दिनों तक लड़ते रहे, इतनी मुसीबतें झेल चुके हो, अब कम से कम इस चक्कर में मत फंस जाना कि भैया अब हम हार गए, हमसे हो नहीं रहा है, हमें डर लग रहा है, हमें ये हो रहा है, ये मत करो। श्रेया अब तक मेहनत की है ना? अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, अब कम से कम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि यार इतना किया है, अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है, हम करेंगे और करके ही दिखाएंगे। अब हम बेकार की चीजों में नहीं हो। देखो, डर जो तुम्हारा है वो लाजमी है, वो होना भी चाहिए भाई। किसी अच्छी चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी है, अगर उसका ही डर ना हो तो फिर तो बेकार हो गया ना यार। हमें डर नहीं लगता सर, मिल जाएगा नहीं मिला, क्योंकि उसके ना मिलने का डर होता है ना, मिलने का थोड़ी ना डर होता है, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ना मिलने का डर है, तो ये डर तो रहेगा। इसी डर से तो मोटिवेट हो जाओ ना कि भाई डर नहीं है, डरना नहीं है, मिलना है, लेना है, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट रहें, इस टाइम पर मोटिवेटेड रहें। हर टीचर जो है तुम लोगों को हर बार मोटिवेट ही करता है, तो मेरा सजेशन यही है कि कहीं से कोई कमी, कहीं ये इस चक्कर में मत पड़ो। डर लग रहा है, लगेगा, परेशानी हो रही है, पेट में गड़बड़ गुड़बुड़ गुड़बुड़ होती है, होनी है, होगी। क्यों? क्योंकि सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है,
लेकिन सर इसके चक्कर में मैं पढ़ाई कम कर दूंगा, या मैं इसी चक्कर में सोचता रहूंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, माँ बाप समझाए जा रहे हैं मैं समझ नहीं रहा हूं, ये सब बेवकूफी नहीं कर, है ना? तो समझ रहे हो श्रेया? तो हाँ यस सर। और सर एक और प्रॉब्लम थी कि जैसे सर होमवर्क वगैरह करते हैं तो टाइम कैसे चला जा रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। जैसे क्लासेस के बाद होमवर्क करने के बाद सर अगले दिन वही क्लासेस का टाइम हो जा रहा है, मतलब बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं लग पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है बहुत नहीं नहीं, अच्छे कोई से। कोई बात नहीं है। तुम ये जो तुम मुझे बोल रहे हो, और जैसे कल्पना है और भी बच्चे बैठे हुए हैं जितने भी क्लास में हैं, उन सबके साथ ये दिक्कत होगी होगी, है ना? सबके साथ ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ऐसा नहीं जी किसी जी के पास ज्यादा घंटे, सबके पास यही प्रॉब्लम। तुम ही बताओ, जितना भी टाइम जा रहा है वो जा तो पढ़ने में ही रहा है ना? जी सर। या ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि सर होमवर्क करने बैठे थे, सर होमवर्क हो गया, उसके बाद सर टीवी देखने चले गए जब होमवर्क हो गया, अब सर बाद में नहीं आके अगले दिन हम आपसे कह रहे हैं सर होमवर्क के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई टाइम मिला था, तुमने टीवी देख लिया। अगर ऐसा नहीं है, तुम्हारा सारा टाइम पढ़ाई में ही जा रहा है, होमवर्क कंप्लीट करने में या रिवीजन करने में, जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो सारा टाइम पढ़ाई में जा रहा है, तो तुम ये मान के चलो सबके साथ यही हो रहा है। इस चीज से घबराना नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट लोग इसी तरह से तो दे पाते हैं भाई, पीछे से सिलेबस चल रहा होता है, आगे से पेपर दे रहे होते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि सर कहीं पर हमने सुना है फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस 6 महीने पहले खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह सिलेबस इसी तरह से खत्म होता है कि भाई दिसंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है और पीछे 10 दिन बाद 20 दिन बाद पेपर है। तो हम तुम्हारा वो रिवीजन वाला पार्ट जो है, वो 15-20 दिन का जो रिवीजन है, उसका भी प्लान तुम्हें दे देंगे। अभी तो सिलेबस चल ही रहा है, उसका भी प्लान तुम्हें दे देंगे कि भाई ये लास्ट टाइम इस तरह से रिवाइज कर लेना, काम चल जाए। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से भाई देखो, ऐसा है, सब लोग अगर मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको करो भाई। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर एक बार कभी 2 मिनट क्लास में समझा देना स्टार्टिंग से रेजोनेंस और हाइपर। तो तुमने क्लास नहीं की है? सर किए हैं सारे, बट थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा रेजोनेंस और हाइपर। तो एक काम करेंगे, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ सवाल बीच बीच में लाते रहेंगे, है ना? तो उससे भी हो हाँ जी सकता सर, है कि बोलते हैं ना आई इफेक्ट का बढ़ना, उससे कम होना, फूक मारना, ये आता है। लेकिन थोड़ा जब क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। मतलब रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों एक साथ कैसे हो जाते हैं, थोड़ी सी नहीं, तो प्रॉब्लम हो ऐसे ही रही है करेंगे। इसमें। अभी थोड़ा सा ये वाला चैप्टर एक बार जल्दी से खत्म करते हैं, और उसके बाद जब जी इसका सर। इफेक्ट आएगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो इसको एक बार पढ़ लें। करने से पहले एक बार बता देना सर। ठीक है, वो नहीं, जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर आएगा ना, उसमें ये हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह सब लाइन से आएगा, हर सवाल में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो हो सकता है तब तुम्हारा। खत्म होने के बाद थोड़ा सा, मतलब नए चैप्टर स्टार्टिंग होने से पहले थोड़ा 10-15 मिनट का रिकैप दे देना उसका, रेजोनेंस का। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है क्वेश्चन सर। मतलब सर क्वेश्चन करा के, क्वेश्चन जैसे कराए उससे पहले एक बार बता देना सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर यही थी। थैंक चलो यू ठीक है, सर। तो खूब मेहनत करो भाई। आप किसी और, श्रेया ऑल द बेस्ट, कल्पना ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। एक आध और बच्चे अगर पकड़ में आ जाएं, दिव्यांशु, नैना, निशांत, और है भाई कोई? पारुल, भूमिका, शुभम, कमलेश। क्या हुआ से बात करनी है? कोई भाई जल्दी से बता दो, फिर जाया जाए। हाँ निशान मिल गया भाई, निशान मिल गया। क्या हुआ? मिल गया, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ हुआ कि नहीं? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कुछ हुआ कि नहीं भाई? ठीक है। कहाँ से क्लास करते हो? विशुंदरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया। तो और निशांत तुम बेटा? निशांत कैमरा मुंह के बाहर निकालो बेटा। कैमरे को मुंह के बाहर निकालो, तुम्हारा जबान दिख रही है। और क्या हुआ भाई? तुम्हारा नाम क्या है तो बताओ। अंकित। अंकित। अंकित, चैट में तो तुम बहुत बकवास लिखते हो बे। नहीं सर, नहीं लिखते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आदमी अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो चैट कैसे कर सकता है? मुझे ये बताओ, ये टैलेंट कैसे है तुम लोगों के अंदर? सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिखते हैं। हाँ ये ठीक है कि भाई कोई चीज कर ली उसके बाद। हाँ निशांत, कहाँ से क्लास कर रहे हो बेटा? सर बिहार मोतिहारी। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सर। अच्छा, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, लग नहीं रहा है हमें। नहीं, ठीक चल रही है सर। ये जो कराया जा रहा है ये सब समझ में आता है? यस सर, पहले से तो अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ तो ये थोड़ा। 1.2 से फिर से स्टार्ट किया, अब समझ में आ तो तुम किस बैच के हो? 1.0। 1.0 से। अच्छा, तो 1.0 में करा दिया गया था, अब तुम यहाँ दोबारा कर रहे हो ये?
यस सर। अच्छा, नहीं आएगा, समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सवाल पूछता है हमसे, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा आईआईटी में आए हुए सवाल भी। वो पूछेगा ये एक्टिव है कि इनएक्टिव, इसी तरह से एक डबल बॉन्ड और लगा देगा, पूछेगा एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो एक रफ आइडिया हो जाए कि भाई ऐसा है, बड़ा सीधा सा फंडा है, कॉन्टिन्यूअस इवन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे करके कुछ एक सीधी सीधी बातें याद कर लेते है ना, तो ये आसान हो जाएगा। चलो और अंकित बेटा तुम भी मेहनत करो बेटा, खूब जम के तैयारी, है ना, समझ रहे हो, और नोट्स जी भी सर। बनाओ थोड़े थोड़े। और नोट्स से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें समझ में आए बस। तो यस अगर सर, कोई शॉर्ट सवाल नोट्स कर, बना रहे हैं। हाँ कोई सवाल कराया जा रहा है या कोई चीज ऐसा है तो तुम अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहो लिखो, और उसको तुम्हें समझना है, तुम्हें आना चाहिए वो समझ में बस, यस है सर। ना। सर अभी तक सर ठीक चल रहा है, सिर्फ आइसोमेरिज में थोड़ा दिक्कत हुआ है। यार देखो समझो बात को, मैं तुम्हें बताऊं, ये आखिरी चैप्टर है जिसमें दिक्कत होने वाली है, बस समझ लो तुम क्यों, उसका रीजन बताते हैं। इसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में तुमको क्या पढ़ाऊंगा कि भाई अगर किसी एल्केन पर क्लोरीन मारोगे तो यहां लग जाएगा, ब्रोमीन मारोगे तो यहां लग जाएगा। अगला टॉपिक, अगर आप ब्रोमीन डालेंगे तो यहां आएगा, डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहां आएगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा नहीं बचे, मतलब सर अच्छा सर अगर ऐसा हुआ तो ये होगा ना, अब बिल्कुल सीधा है। यहां दिमाग लगाना था कि अगर डबल 2 हो गए तो क्या होगा, अगर ये रिंग बन गई तो क्या होगा, अगर आप प्लेनोसिमेट्री ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। ये एक ज्यादा टेक, और मजे की बात बताएं, तुम्हारे मेंस लेवल पर इतनी बकवास आती नहीं। बकवास मतलब समझ लो कि इसमें कितनी प्लेनोसिमेट्री मिलेंगी, इसमें कितनी प्लेनोसिमेट्री मिलेंगी ना, सीधा सवाल आता है, तुम देखोगे कहीं कोई झंझट नहीं होता। तो तुम्हें अब कोशिश ये कर रहे हैं कि एक लेवल हमारा बढ़ जाए, ताकि जब कोई हल्का सवाल दिखे तो वो हल्का लगे। पता चला हल्का ही लेवल करके जाओगे तो हल्का सवाल भी मुश्किल लगेगा। मेरी बात तुम समझ लो क्या कह रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ये पढ़ा था कि किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एसिडिक बफर में कैसे निकलती, और एग्जाम पे सवाल आता है कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर केएसपी एस दे रखी है तो इसका केएसपी निकालो। तुमको यार हमें क्या बताया गया था, और ये साला आज भी केएसपी और एस में टहल रहा है बकवासबाजी, तुम्हें वो आसान लगेगा। समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल सीख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान लगे, और कोई पर्पज नहीं, ठीक है ना। तो निशान तुम भी और कोशिश करो बेटा, सब लोग जम के मेहनत करो। और यस। अब मैथ्स की क्लास बता रहे शुरू होने वाली है, तो मैथ्स की क्लास अटेंड कर लो। और आज हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर एक आध लोगों से और बात करेंगे। एक आध लोगों से बात करनी थी, वो मिल नहीं रहे यहाँ पर, तो एक आध लोगों से बात करनी है। तो आज इतना ही करते हैं, अब और कोशिश करो, है ना। तो इसमें कुछ सवाल नीचे स्लाइड्स के नीचे मैं होमवर्क भी डाल रहा हूँ, उसको होमवर्क में कर डालना, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, कल इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। तो ये जो आगे के सवाल है ना, मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूं, ये सारे आगे के जो भी सवाल बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको कल तो डिस्कस अगर करना होगा तो कल कर देंगे, और नहीं तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल हैं ऐसे जो तुम्हें करने के लिए दूंगा, तो तुम इसको होमवर्क में कर डालना, है ना। तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तो जम के कोशिश करो, ठीक है, बाय बाय। दिव्यांशु कह रहा है कॉल नहीं आ रही, कोई नहीं दिव्यांशु, हमारी बात हो तो रही है, मस्त रहो। चलिए ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।